शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छीन टपाक डम डम बॉस। आज हम देखेंगे यसे के बॉस को। यसेज के बॉस, यसेज का बॉस कौन है? यसेज का बॉस है यसे 705। ठीक है, ये हुक्म का इक्का बॉस। ठीक है, आज हम देखेंगे यसे 705 को। सबसे पहले समझो कि अगर कहाँ पे खून हो जाता है, ठीक है, खून हो जाता है, खून खून खून, तो क्या होता है? सबसे पहले पुलिस आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है, जांच करती है, एविडेंस को कलेक्ट करती है, जो भी वहाँ पे मिलता है वो क्या करते हैं? एडवोकेट या लॉयर को देती है। ठीक है, तो सबसे पहले पुलिस आएगी, फिर लॉयर उसको देगी, फिर लॉयर क्या करेगा? उसको क्या करेगा? अदालत में पेश करेगा, कोर्ट में, कचहरी में पेश करेगा। एंड वहाँ पे जो जज साहब होते हैं वो उनको क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन गुनहगार है और उसकी हिसाब से क्या करेंगे? उनको सजा देंगे। ठीक है, दफ़ा 302 की हिसाब से तुमको मौत की सज़ा दी जाती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जज साहब करते हैं। दोस्तों एक बात समझो कि एक जो ऑडिटर होता है ना, ये ऑडिटर ये तीनों काम करता है। ठीक है, एक ऑडिटर एक कंपनी की लेना एक तीनों काम करता है। ठीक है, वो कभी कभी पुलिस का रोल करता है, कभी लॉयर का करता है, कभी जज का करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पुलिस एंड लॉयर का जो रोल है ना, वो उसका एविडेंस है, सबूत वगैरह इकट्ठा करना, वो सारी चीज़ है। लेकिन अगर आप लॉयर हो ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा एविडेंस पेश करने के बाद इसको क्या सज़ा होगी एंड क्या सज़ा होने पे मतलब चीज़ें कैसे वर्क होती है, कौन से सबूत के ऊपर सबूत, अगर ये सबूत नहीं मिलता है तो इसको क्या सज़ा होगी, ये सबूत मिल जाता है तो इस सबूत के बेसिस पे उसको क्या सज़ा होगी, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो इस वजह से हम एविडेंस को पहले हमने बाजू छोड़ा है और हम रिपोर्टिंग देखने आए हैं। यहाँ पे हमको जज का रोल क्या होता है ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑडिटर एक जज के रोल में बैठने के बाद समझेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क होती है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। आपने किसी को टपली मार दी, अपने दोस्त को टपली मार दी, किसी को गाली दे दी, छोटे मोटे गुनाह किए आपने, बहुत ही छोटे मोटे गुनाह किए जो सही चीज़ नहीं है लेकिन आपने कर ली। छोटे छोटे किसी को माँ बहन पे गाली दी, किसी को ऐसे टपली मारी चलते चलते, किसी का कुछ किया, छोटे मोटे गुनाह किए। तो क्या उसके ऊपर आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर दोगे कि अरे यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे गाली दी? पुलिस वाला एक झपट लगाएगा तुमको, बोलेगा हमको इतना ही काम है क्या, चल उसने तेरे को गाली दी तू भी दे जा। ठीक है, तो छोटे छोटे काम जो है ना, छोटे छोटे जो गुने हैं ना, वो बोलते हैं वो, देखो जज साहब को उतना ही काम है क्या? पहले इंडिया में इतने तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आती जा रही है और ये सब देखे क्या? तो छोटी छोटी चीज़ें ना उसको थोड़ा साइड में रख दो। ठीक है, उसके बाद थोड़े से बड़े बड़े गुनाह आ जाते, जैसे कि कुछ बड़ी चोरी की, किसी को मारने की धमकी दी, किसी को पीटा, ये सारे गुनाह आ जाते। उसके बाद में किसी का खून किया, कुछ बहुत बड़ा कांड किया, ये सारे गुनाह आ जाते। तो मैं बताऊँ यहाँ पे जो हमने पहले पहले बात करी थी, बात करी थी, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे, एकदम टपली वगैरह मार दी, तो इसको तो भूल जाओ तुम, इसका कुछ बात नहीं है। फिर तुमने थोड़े मोटे, छोटे मोटे, छोटे मोटे बोलने से अच्छा मैं बोलता हूँ मोटे मोटे गुनाह किए, तो इसको तुमने ध्यान देके चलना पड़ेगा। चोरी की ये है, किसी को मारने की धमकी दी है, किसी को सच में पीटा है, मारा है, ये सारे आते हैं। उसके बाद में बहुत बड़े, भाई साहब बहुत बड़े गुनाह आते हैं, बहुत बड़े, खून वून कर दिया आपने किसी का, तो बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़े गुनाह आ जाते हैं। ठीक है, तो जज साहब जो सज़ा देंगे ना, वो इस बेसिस पे देंगे कि तुमने मोटे गुनाह किए हैं तो तुमको क्या सज़ा होनी चाहिए। तुम 2 साल जेल में जाके आओ, तुम 3 साल जेल में जाके आओ। बहुत बड़े किए तो भाई साहब इसको फांसी दे दो, इसको फांसी दे दो, या इसको लाइफ टाइम जेल में डाल दो। ठीक है, जन्म ठेप कर दो, इसको लाइफ टाइम जेल में डाल दो। तो सिंपल सी यही बात आती है। ठीक है, यही बात आती है तुम्हारे ऑडिट के रिपोर्ट में भी। ठीक है, अब तुम जज के सीट पे हो। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ आती है ना, बहुत ही छोटी चीज़ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इमटेरियल। इमटेरियल वाली जो बातें हैं ना, तो ये तो तुम्हारे पास आएगी ही नहीं, क्योंकि ऑडिटर हमने हमने मटेरियलिटी कंसेप्ट देखा था, तो ये तो तुम्हारे पास आएगी नहीं। ये जो मोटे वाले हैं ना, ये क्या है? ये है तुम्हारे मटेरियल। मटेरियल मटेरियल है, मोटे हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, बहुत मोटे नहीं है, गुने हैं,
बड़े है बट बहुत बड़े नहीं है। एंड ए जो है ना बहुत बहुत बड़े वाले है, खून वून कर दिया, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लाइफ टाइम जेल में जाना चाहिए। ये जो है ना ये मोटे तो है, ठीक है, बहुत बड़े मतलब मोटे तो है, लेकिन साथ में ना परवेजिव भी है, ठीक है। क्या है परवेजिव, क्या है समझते हैं। तो ये जो मोटे है ना पहले वाले, जो बीच वाले, तो मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। मतलब बड़े है, चोरी किया है, गलती किया है, ये किया है, ठोका है, मारा है, जान से मारने का धमकी दिया है, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। तो जो बहुत बड़े है ना, खून ही कर दिया, ये ही कर दिया, वो कर दिया, वो क्या है, मटेरियल एंड परवेजिव है। इतना समझ में आता है। इस बेसिस पे ना, इस बेसिस पे जज क्या करेगा, एक डिसाइड करेगा कि इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, ये जो एविडेंस है ना, ये जो एविडेंस है ना, या तो एविडेंस मिल जाएगा या तो एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। दो चीज़ आती है। अभी तुम जज हो, अभी तुम्हारे पास दो चीज़ें, एक तो तुमको पता है कि एविडेंस आया है या फिर एविडेंस नहीं आया है, तो उसके बाद उसके बेसिस पे तुमको देखना पड़ेगा कि किस एविडेंस को, किस एविडेंस है। एविडेंस है मतलब तुमको पता है कि यहाँ पे गलती करी है, एविडेंस ही नहीं है तो तुमको पता ही नहीं कि क्या गलती हुई है, कैसे हुआ है। तो यहाँ पे ना हम 705 में क्या करते हैं, हमने ऐसे 700 में देखा था, हमको क्या करना पड़ता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के ऊपर रिपोर्ट कैसे देना पड़ता है वो हमने देखा। 705 में ना सेम चीज़ है, बस यहाँ पे ओपिनियन जो है ना वो मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाता है और यहाँ पे हम सिर्फ पूरे रिपोर्ट में से दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तुम्हारा ओपिनियन का प्यारा है ना, वो ओपिनियन का प्यारा, एंड दूसरा तुम्हारा जो बेसिस फॉर ओपिनियन का प्यारा है ना, बेसिस फॉर ओपिनियन, वो दो पैरा के ऊपर सिर्फ बात करेंगे। बाकी तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट वही रहेगा जैसे अनमॉडिफाइड में था, फॉर्म एंड कंटेंट वही रहेगा, बस तुम्हारा ए ओपिनियन का पैरा चेंज हो जाएगा एंड बेसिस फॉर ओपिनियन का पैरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा समझते। तो हमने सबसे पहले लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर सब सही चीज़ें हैं तो तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, कुछ गलत है तो तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। तो कुछ गलत में हमने देखा कि यहाँ पे एक मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, एंड दूसरा मटेरियल है एंड साथ में परवेजिव भी है। और फिर हमने देखा कि एविडेंस या तो ऑब्टेन हुआ है या तो एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ है। अभी इसी एविडेंस को हम ऑडिट की भाषा में क्या कर, ऑडिट के केस में क्या होगा, यही एविडेंस तुम्हारे ऑडिट के केस में ऑडिट एविडेंस होगा, ठीक है। एविडेंस तुम्हारा ऑडिट के केस में एविडेंस होगा, बस इसी ऑडिट एविडेंस होगा। ऑडिट एविडेंस को ही हम ऑडिट की भाषा में बोलते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट को हम बोलते हैं साई, ठीक है। इस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट को हम बोलते हैं साई। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। तो ये तुम्हारे एक कंसेप्ट आता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या नहीं है, ये तुमको देखना है साई। एंड दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ तुमको देखनी है मटेरियल है और परवेजिव नहीं है, मटेरियल है साथ में परवेजिव भी है। सबसे पहले परवेजिव क्या है वो समझते हैं, ठीक है। परवेजिव क्या है तुम्हारा, परवेजिव इज वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट और पोटेंशियल अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन एफएस, ठीक है। ये क्या है मतलब अत्र इत्र सर्वत्र, ठीक है, हर जगह पे फैला है, एफएस में हर जगह पे फैल चुका है ये। तो ये परवेजिव होता है, ठीक है। अगर एक सिंगल चीज़ के लिए है तो क्या होगा तुम्हारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, लेकिन वो हर जगह पे फैला है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है ना कि पूरे एफएस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, पूरे एफएस के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना किसी गलती की वजह से, तो हम क्या बोलते हैं उसको, मटेरियली मिसस्टेटेड है वो वाली चीज़। लेकिन हर किसी किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते यूज़र्स, तो वो क्या होता है, परवेजिव होता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे फैल चुका है। ऑडिटर है ना उसका जजमेंट यूज़ करता है ये देखने के लिए कि यहाँ पे परवेजिव इफेक्ट है क्या नहीं है, मतलब ये जो सिचुएशन है उसमें हर जगह पे चीज़ फैली है कि नहीं है, इसके लिए क्या करता है, अपना जजमेंट यूज़ करता है। परवेजिव मिसस्टेटमेंट आर नॉट लिमिटेड टू सिंगल अकाउंट और लाइन आइटम ऑफ एफएस। एक सिंगल अकाउंट के लिए या फिर सिंगल एफएस के लाइन आइटम के लिए ये लिमिटेड नहीं है। दे हैव ब्रॉडर इन्फ्लुएंस इवन इफ कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट इफ दोज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ओवरऑल एफएस। तो भाई साहब ये मिसस्टेटमेंट परवेजिव हो सकते हैं। कहना क्या चाहता है सुनते। इफ मिसस्टेटमेंट अफेक्ट्स डिस्क्लोजर
जो क्रूशियल है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी परवेजिव माने जा सकते हैं। तो दो चीज़ इन्होंने बोली। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सिंगल लाइन आइटम है या फिर सिंगल अकाउंट है या फिर एफएस का लाइन आइटम है, तो उसके लिए जो है ना ये परवेजिव इम्पैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वो सिंगल आइटम ही बहुत बड़ा है एफएस में, बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी परवेजिव इफेक्ट हो। या फिर एक डिस्क्लोजर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि परवेजिव इफेक्ट आ जाए। समझ में आया? तो आपको ऐसा अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है हर सिचुएशन में और देखना है कि परवेजिव इफेक्ट है क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आता है? इतना बात ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी वाली चीज़ होगी, एफएस में हर जगह पे फैल चुका है। अभी समझते हैं कि अभी हमारे पास चीज़ क्या हुई है। हमारे पास है ना 3 शब्द है एंड 4 सिचुएशन है। ठीक है, 3 शब्द है एंड 4 सिचुएशन है। कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स है बताओ ना, आता माझी सटकली। 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से? 3 मैजिकल वर्ड्स है तुम्हारा, एक तो है क्वालिफाइड, दूसरा है एडवर्स, तीसरा है डिस्क्लेमर। ठीक है, ये 3 तुम्हारे मैजिकल वर्ड्स है। तो जज है ना, जज, जब तुम जज बनोगे ना तो तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है तुमको सजा देने के लिए? तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शन है। एक है क्वालिफाइड लिखो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, या फिर एडवर्स वाला ओपिनियन दे दो, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। तो तुम सजा दे सकते हो सिर्फ 3 केस में, मतलब 3 तरीके से तुम उसको सजा दे सकते हो, कंपनी को सजा दे सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिचुएशन तो 4 है। कौन से सिचुएशन है? एक तो साई तुमको मिला है, साई तुमको नहीं मिला है, मटेरियल है परवेजिव, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, एंड दूसरा मटेरियल है एंड साथ में परवेजिव भी है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे ये जो मोटे वाले है ना, ये जो मोटे वाले चीज़ है ना, मतलब मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है ना, ये मोटे वाले हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं है। ये मोटे वाले हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं है, बहुत बड़े नहीं है। तो ये जो गलतियां है ना, ये जो चीज़ है ना, इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि तू क्वालिफाइड में आ जा, तूने एविडेंस ऑब्टेन भी किया है, तुम्हारे पास सबूत है भी या फिर नहीं भी, लेकिन तुमने कांड कौन से किए हैं? तुमने वो कांड किए हैं जो बड़े हैं बट बहुत बड़े नहीं है, मतलब मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। तो सबूत चाहे तुम्हारे पास है या फिर सबूत चाहे तुम्हारे पास ऑब्टेन नहीं हो रहा है, सबूत तुमको नहीं मिल रहा है लेकिन या सबूत तुमको मिल रहा है, तो दोनों केस में इसको डाल दिया क्वालिफाइड ओपिनियन के बक्से पे। ठीक है, सबूत तुमको मिला है या फिर नहीं मिला है, सबूत तुमको मिला है या फिर सबूत तुमको नहीं मिला है, लेकिन ये कौन से है? ये मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, मतलब बड़े हैं, मोटे हैं, लेकिन इतने मोटे नहीं है कि भाई साहब खून वून कर दिया किसी का, इतने बड़े नहीं है। ठीक है, दूसरे जो बहुत बड़े हैं ना, तो उन्होंने इसको 2 बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, जो बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़े मतलब क्या? एक तो ये मटेरियल भी है, मतलब बड़े तो है ना, उसके बाद में परवेजिव भी है, तो मटेरियल है एंड परवेजिव भी है। तो इन्होंने यहाँ पे 2 बक्से में डाल दिया, 2 बक्से में इसको ऐसा डाल दिया कि एक तो उन्होंने बोला अगर तुम्हारे पास सबूत है ना, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो इस बक्से में आ जाओ, और तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो इस बक्से में आ जाओ। समझा क्या कुछ? मतलब बहुत बड़े हैं ना और तुम्हारे पास सबूत है, कि इसी ने खून किया है, तुम्हारे पास पक्का पुख्ता सबूत है कि इसी ने खून किया है, तो वो एडवर्स में जाएगा, तो फिर क्रॉस हो जाएगा, फिर तो तुमको समझ गया कि ये इसी ने किया है, सबूत है तुम्हारे पास, एडवर्स में जाएगा। और तुमको पता ही नहीं है, तुमको ये तो पता है कि खून हुआ है लेकिन तुमको सबूत ही नहीं है, तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं, इसको एक बार अच्छे से समझ जाओ तो फिर भाई खत्म है, तुमको पूरा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले बोला तुम्हारे पास क्या है? मटेरियल है बट नॉट परवेजिव, एंड दूसरा है मटेरियल है एंड परवेजिव। फिर हमने देखा साइज, सबूत तुमको मिला है, दूसरा है सबूत तुमको नहीं मिला है।
तो हमने देखा बड़े है, मोटे है, बहुत मोटे नहीं है, मोटे है बहुत मोटे नहीं है। उस केस में तुम क्या करते हो, चाहे सबूत तुम्हारे पास हो या फिर तुमको सबूत ना हो, तुम दोनों केस में क्या करते हो, क्वालिफाइड वाला जो तुम्हारा शस्त्र है उसको निकाल लेते हो, क्वालिफाइड वाला जो शस्त्र है उसको निकाल लेते हो, क्योंकि मोटे है, सबूत मिला है ना मिला है, मोटे है बहुत मोटे नहीं है, और बहुत मोटे है ना, बहुत बड़े है ना, बहुत बड़े है ना, तो फिर भाई तुमको देखना पड़ेगा। अगर सबूत है ना तो फिर काट डालो, क्या, एडवर्स, और अगर सबूत नहीं है ना तो फिर डिस्क्लेमर, फिर डिस्क्लेमर। भाई साहब समझ में आया क्या, इतना चीज तुमको समझ में आया क्या? एक बार वापस आते नोट्स में, ये जो टेबल है वो तुम्हारे हिसाब से, तुमको जैसे अंडरस्टैंड होता है वो उस हिसाब से बना लो अपने नोट्स में, ठीक है। तो मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, जैसे 705 डील करता है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन इन्फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद 700 द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन एफएस इज नेसेसरी। ठीक है, फालतू सी बात है। देखो ये क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस विच रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन। तो तुमने सबसे पहले ए पॉइंट लिखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव एंड उसके बाद में टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कैसे जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, उसको एक्सप्रेस करना है क्लियरली अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो उसको क्लियरली अप्रोप्रिएटली उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। When auditor concludes based on audit evidence obtained, FS जो है एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो कि उसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि एफएस जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। अगर उसको सबूत मिल जाता है, अगर उसको सबूत मिल जाता है कि एफएस फ्री नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, मतलब एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उसने क्या करना है, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। या फिर ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन साई टू कंक्लूड दैट एफएस इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर ऑडिटर को ऐसा सबूत नहीं मिलता है, ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि एफएस फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। क्या बोला, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, हमने जो ऐसे 200 में पढ़ा था कि ऑडिटर को क्या करना है, उसको ये देखना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि जो तुम्हारा एफएस है एंटिटी का वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अगर उसको दो चीज़ें, अगर उसको एक तो ऐसा सबूत मिलता है कि एफएस फ्री नहीं है तो गड़बड़ है, या फिर उसको ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि एफएस फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, तो दो केस में उसको क्या करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला ओपिनियन मॉडिफाई करना है, कैसे, टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, जो हमने 3 मैजिकल वर्ड्स देखे, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर, वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिपेंड करता है किन चीज़ों के ऊपर, डिपेंड करता है उस मैटर के ऊपर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है, उस मैटर के ऊपर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है। वो मैटर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इन्वेंट्री में गड़बड़ है, ट्रेड रिसीवेबल में गड़बड़ है, फलाना ढिमका गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ है, हम देखेंगे आगे जाके कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। वो जो मैटर है ना, अगर नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन दैट एफएस आर मटेरियली मिसस्टेटेड और इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब तुमको जब साई ऑप्टेन होता है तो तुमको पता है मटेरियल मिसस्टेटेड है, और जब साई सबूत ऑप्टेन नहीं होता है तो तुमको लगता है कि ये इसका पॉसिबिलिटी है कि ये मटेरियली मिसस्टेटेड हो, ठीक है। एंड ऑडिटर का जजमेंट है अबाउट परवेजिवनेस ऑफ इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट और परवेजिव इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑन एफएस। तो एक तो चीज़ आती है तुमको मटेरियलिटी के ऊपर आता है, सबूत ऑप्टेन के ऊपर आता है, एंड परवेजिव है कि नहीं उसके ऊपर आता है। तो तुमको जो लिखना है ना आंसर, तुमने कैसे लिखना है पता है क्या, द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड साई concludes that misstatements individually or in aggregate are material but not pervasive to FS, then he shall express qualified opinion। समझा क्या, हर सेंटेंस तुम ऐसे बना सकते हो, ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन साई कंक्लूड करता है, ये एग्जाम में तुमको ऐसा लिखना है, तुमको समझ में तो आ गया। ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन साई कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली या एग्रीगेट में मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन साई मतलब सबूत तो मिल गया, कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर बोथ मटेरियल एंड परवेजिव टू एफएस, मटेरियल भी है एंड परवेजिव भी है, तो तुम्हारा क्या जाएगा, एडवर्स ओपिनियन, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब तुमको सबूत मिल गया है तो फिर काट दो, एडवर्स कर दो, एडवर्स। ऑडिटर
अनेबल टू ऑब्टेन सही, उसको सबूत ही मिल नहीं रहा है। टू विच बेस द ओपिनियन, जिसके ऊपर वो अपना ओपिनियन बेस करेगा, उसके जिसके ऊपर तुम अपना ओपिनियन दोगे, वो सबूत ही तुमको नहीं मिल रहा है। बट उसने कंक्लूड कर लिया है कि पॉसिबल इफेक्ट है ना, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तुम सबूत नहीं है ना, तो तुम कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुमको लगता है कि पॉसिबल इफेक्ट है ना, पॉसिबल इफेक्ट है जो मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड है, पॉसिबल इफेक्ट है जो मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड है, इफ एनी, अगर कुछ है तो कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेजिव। तो पॉसिबल इफेक्ट अगर मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, मतलब मोटा है बट बहुत मोटा नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, एन ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन साइट टू विच बेस द ओपिनियन बट कंक्लूड करता है कि पॉसिबल इफेक्ट जो है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, इफ एनी, कुड बी बोथ मटेरियल है एंड परवेजिव है, तो वो क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। आई होप आपको ये चार्ट क्लियर है। ये चार्ट क्लियर है तो आधी दुनिया की चीज़ें तुमको आसान जाएगी, क्वेश्चंस आसान जाएंगे, सब आसान जाएगा। एक बात को फिर से एक बार समझो कि क्या, सबसे पहले ऑडिटर को सबूत मिला है, तो वर्डिंग कैसे आएगा तुम्हारा, ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड साई, ठीक है, कंक्लूड करता है, अभी साई तो मिला है तो कंक्लूड करेगा, पक्का कंक्लूड करेगा कि या तो ये मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट जो है ना, या तो मटेरियल है एंड परवेजिव नहीं है, या फिर मटेरियल है एंड परवेजिव है। सबूत मिला है, हैविंग ऑब्टेन्ड साई, वो कंक्लूड करता है कि जो मिस स्टेटमेंट है मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, तो क्वालिफाई वाला, मटेरियल है एंड परवेजिव है बहुत बड़ा है तो काट दो, एडवर्स वाला, ठीक है। अभी उसको नहीं मिल रहा है सबूत, तो ऑडिटर क्या करेगा, अनेबल टू ऑब्टेन साई, जिसके ऊपर के उसका ओपिनियन बेस है, ठीक है, और वो क्या करेगा, अभी कंक्लूड नहीं कर पाता है, लेकिन पॉसिबल इफेक्ट को कंक्लूड कर पाता है कि पॉसिबल ऐसा है, अगर मिस स्टेटमेंट है अनडिटेक्टेड वाला, तो पॉसिबल इतना पॉसिबल जाएगा कि ये सिर्फ मोटे में जाएगा, इसने गुनाह किया है लेकिन सबूत नहीं है, तो पॉसिबल इतना पॉसिबल है कि इसने जो गुनाह किया है ना, इसने चोरी चकारी की होगी लेकिन खून नहीं किया होगा, ठीक है, इसने मारने की धमकी दी है बट खून नहीं किया है, इसने थोड़ा चाटा वाटा मारा रहेगा, इसने थोड़ा मारा रहेगा, उसको पीटा रहेगा लेकिन खून नहीं किया है। तो जब तुमको ये पता होता है कि अनेबल टू ऑब्टेन आई, लेकिन तुमको पॉसिबल इफेक्ट लगता है कि भाई साहब ये चीज़ है कि इसका जो पॉसिबल इफेक्ट है ना अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, वो क्या है तुम्हारा, मटेरियल है बट नॉट परवेजिव टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियल है, मोटा है, लेकिन पूरा हर जगह पे फैला नहीं है, तो क्या करोगे, क्वालिफाई ओपिनियन करोगे। एंड जब तुमको लगता है कि दोनों है, मटेरियल भी है एंड साथ में हर जगह पे फैला भी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कांड किया हो सकता है इसने, तो उस केस में तुम्हारा जाएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इतना समझाया क्या भाई साहब, इतना समझाया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ऐसे था, इसकी वजह से बहुत टाइम देके इतना डीप में बता रहा हूँ, इसको क्लियर करो, ऐसे क्लियर करो, नहीं तो हमने जैसे पहले पढ़ा ऐसे क्लियर करो। सबसे पहले तुमने देखना है, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, मोटे कांड है बट बहुत मोटे नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, तो उस केस में चाहे सबूत मिले चाहे सबूत ना मिले, दोनों को एक बकेट में डाल दिया, कौन सा वाला बकेट, क्वालिफाइड ओपिनियन का, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, तो इसको क्वालिफाइड ओपिनियन के बकेट में डाल दिया। फिर एडवर्स ओपिनियन आता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है, तो उस केस में तुमको देखना है कि ये दोनों वाले बड़े बड़े हैं, और जब तुमको सबूत मिलता है ना, तो फिर तो काट दो मतलब क्या है, एडवर्स में डाल दो। एंड जब तुमको सबूत नहीं है ना, तो डिस्क्लेम कर दो कि भाई सबूत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई साहब सुनो, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ होने के चांसेस है, पॉसिबल इफेक्ट है कि पूरा एफएस गड़बड़ हो सकता है, पॉसिबल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये बात आती है। ये बात समझ में आई क्या तुमको दोस्तों, समझा क्या दोस्तों। अभी हमने बात करी ओपिनियन के टाइप्स कैसे, अभी समझते कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साइट ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन आफ्टर ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड एंगेजमेंट। पहले हमने देखा था कि अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन डाल देता है ना, तो उसको एक्सेप्ट ही मत करो, ठीक है। 210 में हमने देखा था कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है अगर वो लिमिटेशन डाल देता है, ठीक है। बट अभी तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब उसने लिमिटेशन डाल दिया है, अब वो तुमको कुछ चीज़ें चेक करने के लिए नहीं दे रहा है, अब वो बोलता है कि ये चेक मत करो, वो चेक मत करो। तो देखो, पहले तो देखो कि
विड्रॉ कर सकते हो क्या, तुम उस एंगेजमेंट से बाहर निकल सकते हो क्या? क्यों? अगर पहले उसने डाल दिया रहता तो हमने काम किया ही नहीं रहता, लेकिन अभी उसने काम तो अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी वो डाल रहा है, तो पहले देखो कि क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं क्या, फुर्की मार सकते हैं क्या? ठीक है, पतली गली से निकल लो अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ करो, विड्रॉ करो, भानगड़ीच नको भाई साहब अपने को। लेकिन अगर विड्रॉ कर नहीं सकते, अगर विड्रॉ नहीं कर सकते तो भाई सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा देखते। क्वेश्चन है, आफ्टर एक्सेप्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ब्ला ब्ला ब्ला, डिपार्टमेंटल स्टोर है, यू बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैनेजमेंट ने क्या किया है, इम्पोज्ड सर्टन लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ योर एश्योरेंस फंक्शन, ओहो, विच में एडवर्सली अफेक्ट करते हैं एंड रिजल्ट इन योर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई टू डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय द स्टैट्यूट, इंडिकेट कॉन्सिक्वेंसेस एंड योर रिस्पॉन्स टू लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट ऑन योर स्कोप। तो क्या किया है, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन इम्पोज किए हैं जिससे तुमको साई नहीं मिल रहा है, तो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई होता है। ठीक है, अभी तुमको समझना पड़ेगा, हमने क्या बोला, सबूत या तो तुम्हारे पास है या फिर सबूत तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम्हारे पास सिंपल सी दो चीज़ें हैं, अगर मैटर जो है ना मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो तुम क्या करोगे, क्वालिफाइड में जाओगे। ठीक है, सबूत नहीं है, अब सबूत नहीं है के कैटेगरी में सबसे पहले आओ, सबूत नहीं है तुम्हारे पास, सबूत नहीं है, मैटर जो है ना मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो तुम क्वालिफाई कर दोगे। अब सबूत नहीं है, मैटर मटेरियल है एंड परवेजिव भी है, बहुत बड़ा भी है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, मैटर परवेजिव भी है, मटेरियल भी है, बहुत बहुत बड़ा मैटर है, सबूत नहीं है, सबूत नहीं तो तुम क्या करोगे, डिस्क्लेम करोगे। समझा? कुछ समझा, कुछ समझा, कुछ समझा। अब देखते क्या लिखा है, as per SA 705, if after accepting engagement the auditor becomes aware that management ने impose किए है limitation on the scope of audit that auditor considers likely to result in a need to express qualified opinion or to disclaim an opinion on FS, auditor shall request दैट मैनेजमेंट टू रिमूव लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने लिमिटेशन डाला है, तो मैंने लिमिटेशन डाला है, तो उस केस में ना ऑडिटर साई ऑप्टेन नहीं कर पाएगा, साई ऑप्टेन नहीं कर पाएगा तो दो चीज़ें हैं, या तो क्वालिफाई करेगा या फिर डिस्क्लेम करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि ये लिमिटेशन की वजह से मेरे को क्वालिफाई करना पड़ रहा है या फिर डिस्क्लेम करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट को जाके रिक्वेस्ट करो कि भाई तूने जो लिमिटेशन डाला है ना, उसकी वजह से मुझे क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर वाला ओपिनियन देना पड़ेगा, मुझे तुझे सज़ा देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैनेजमेंट सुनता है तो बहुत बढ़िया बात है, रिमूव करता है लिमिटेशन तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नालायक मैनेजमेंट है ना, कभी कभी सुनने को तैयार ही नहीं होता है, बोलता है जा तेरे को जो करना है क्या ही कर, मैं नहीं करता हूँ। इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है टू रिमूव द लिमिटेशन, तो सब फिर क्या करो, कम्युनिकेट करो मैटर टू TCWG। तो मैनेजमेंट तो बच्चा है ना, पापा से जाके बात करो कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं सुन रहा है, बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही है, यहाँ पे क्वालिफाई कर देंगे हम तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाई हो जाएगा या फिर डिस्क्लेम हो जाएगा, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो ये बात तुम समझो और तुम्हारे बच्चों को समझाओ। तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG अनलेस ऑल TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, क्योंकि सारे TCWG मैनेजमेंट में है, तो उनको तो तुमने बात कर ली है ऊपर मैनेजमेंट के समय, तो उन्होंने तो सुन लिया भाई। एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साई। ठीक है, एंड उसके बाद में देख लो, एक बार देख लो कि कुछ अलग वाले, कुछ डिफरेंट वाले, कुछ अलग वाले प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म कर सकते हो क्या। ठीक है, ताकि तुमको सबूत मिल जाए। जैसे कि मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि देखो भाई साहब तुम क्या करो, तुम फैक्ट्री को विजिट मत करो, या फिर उसने बोला कि ये जो बंदा है ना, इस बंदे से तुम बातचीत मत करो, परचेस वाले से तुम बातचीत मत करो, ऐसा कुछ उन्होंने क्या किया है, लिमिटेशन डाल दिया है। तो वहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि अच्छा मैं इससे अगर बातचीत नहीं करता हो, क्या मेरे पास कुछ और ऑडिट के प्रोसीजर्स है क्या, कुछ और तरीके से मैं उसको ये देख सकता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे अपना सबूत जो है ना, वो सबूत कहाँ से इकट्ठा करूँ। सबूत इकट्ठा करने के तो बहुत सारे तरीके रहेंगे, तो देख लो क्या क्या कोई तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म करके, अल्टरनेटिव कुछ कांड करके तुम सबूत ऑब्टेन कर पाते हो क्या, ये चीज़ देख लो। अगर नहीं कर पाते हो, ठीक है, देख लो एक बार कर सकते हो तो, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो ना, तो देखो आ जाओ तुम्हारे 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 सीन पे आ जाओ। अगर ऑडिटर, इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट द पॉसिबल इफेक्ट
पॉसिबल इफेक्ट यहाँ पे वर्ड आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्कोप लिमिटेशन है, तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है तो तुम कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो तुम सिर्फ ये बता सकते हो कि इसका पॉसिबल इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। तो पॉसिबल इफेक्ट ऑन द एफेस ऑफ द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अनडिटेक्टेड है ना, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। देखो अनडिटेक्टेड है ना, मैनेजमेंट ने स्कोप लिमिटेशन डाला है, तुम सबूत ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, तुमको सबूत मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे तुम नहीं बोल सकते हो कि मिसस्टेटमेंट है, पता ही नहीं है तुमको मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, तुम वहाँ पे बोलोगे अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है भाई साहब, अनडिटेक्टेड। और उसका जो इफेक्ट जाएगा ना, पॉसिबल वाला इफेक्ट जो जाएगा ना, वो भाई साहब बहुत बड़ा होगा, मटेरियल होगा बट परवेजिव नहीं होगा, मोटा होगा बट बहुत बड़ा नहीं होगा, सॉरी हाँ, मटेरियल होगा बट बहुत बड़ा नहीं होगा। तो हमने बोला कि तुम क्वालिफाई कर दो ओपिनियन को, हमारे बकेट में आ जाओ या फिर और चार्ट में आ जाओ, देखो तुम्हारे पास क्या चीज़ है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है, तुम्हारे पास साई नहीं है, ठीक है भाई सबूत नहीं है, लेकिन तुम कौन से बकेट में आते हो, तुम वो बकेट में आते हो जहाँ पे मोटा तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, मोटा तो है तो मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। तो क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि पॉसिबल इफेक्ट है ना जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का है, कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेजिव, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत 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 ही बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे तो कांड हो सकता है भाई साहब, एकदम कांड हो सकता है। सो दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। वाह भाई क्या बात करी है, इतना फाड़ो अंग्रेजी, छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑडिटर ने क्या करना है, एक तो सबसे पहले विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट वेयर प्रैक्टिकेबल, क्योंकि भाई साहब बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही है, पूरे एफएस में फैल चुका है ऐसा कुछ सिचुएशन है, पूरे एफएस में फैल चुका है ऐसा कुछ है। मान लीजिए कि आपको टैली सॉफ्टवेयर का एक्सेस चाहिए ऑडिट करने के लिए, वो बोलता है कि टैली का एक्सेस ही नहीं देंगे, तो भाई साहब क्या बात रहेगी, क्या बात रहेगी कि तुम ऑडिट करोगे। तो विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट, क्योंकि मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दिया, जहाँ पे प्रैक्टिकेबल है एंड पॉसिबल है अंडर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन है। प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन में नहीं होता है, कब नहीं होता है देखेंगे आगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन में विड्रॉवल पॉसिबल नहीं होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, तो सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना ओपिनियन दे दो। इफ विड्रॉवल अगर जो है ना फ्रॉम द ऑडिट बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले विड्रॉल करना मतलब उस काम से पतली गली से निकल जाना पॉसिबल नहीं है, तुमको रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। तो उस केस में तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है भाई, तो जो तुम्हारे पास ओपिनियन है उस ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दो। इफ़ द ऑडिटर विड्रॉज, अगर वो विड्रॉ करता है जैसे हमने डिस्कस किया था, तो बिफोर विड्रॉइंग, विड्रॉ करने से पहले ऑडिटर ने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है TCWG को। ये तो हमने कितनी बार बात किया है, ये तो कहाँ कहाँ पे बात किया हमने, चैप्टर 1 से यही बात कर रहे, विड्रॉल करना है तो विड्रॉल का रीज़न वगैरह दे दो, ठीक है। एनी मैटर्स रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव गिवन राइज टू मॉडिफिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेट करना है एनी मैटर रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव गिवन राइज टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम कौन से पॉइंट में है, हम उस पॉइंट में है कि मैनेजमेंट ने इम्पोज किया है लिमिटेशन, मैनेजमेंट ने इम्पोज किया है लिमिटेशन, तो उस केस में तुमको समझना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट है पॉसिबल इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। और तुमको लगता है कि यार देख भाई, यहाँ से मेरे को दो चीज़ आ सकती है, या तो क्वालिफाई ओपिनियन जा सकता है या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन जा सकता है। तो तुम क्या करो, सबसे पहली चीज़ है मैनेजमेंट को जाके रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब देखो जरा कि ये यहाँ पे ओपिनियन गलत जा रहा है, ओपिनियन तुमको, तुम्हारा ओपिनियन जो क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन जा रहा है, तो समझो बात को और इस लिमिटेशन को हटा दो, हमको एक्सेस दे दो, लिमिटेशन को हटा दो। मैनेजमेंट नालायक नहीं मानता है, रिफ्यूज़ करता है, तो बेटे नहीं मान रहा है तो पापा के पास जाके पापा को एक बार समझाओ कि भाई साहब ऐसा है ना कि यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं सुन रहा है, उन्होंने लिमिटेशन डाल दिया है, तो हमारा ओपिनियन जो है ना वो मॉडिफाई हो सकता है, क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेम कर देंगे। एक बार देखो कि और क्या सिचुएशन है, क्या और कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करके तुम साई ऑब्टेन कर सकते हो क्या, देख लो ना एक बार, कर सकते हो क्या, दिमाग लगा लो अपना। अगर नहीं कर सकते हो ना उसके बाद भी आ जाओ भाई, समझो कि पॉसिबल इफेक्ट है, पॉसिबल इफेक्ट जो है ना, पॉसिबल इफेक्ट तुमको लगता है कि मोटा है बहुत बड़ा नहीं है, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो तुम्हारा ओपिनियन तो क्वालिफाई जाएगा। लेकिन भाई बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले पतली गली से सटकने की कोशिश करो, विड्रॉ करने की कोशिश करो भाई, निकल जाओ, पता नहीं क्या क्या हो चुका है कंपनी में, तुम क्यों रिस्क लेते हो भाई, क्वालिफाई वगैरह नहीं।
पतली गली से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि तुमको काम ही नहीं करने दे रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है और तुमको देखने ही नहीं दे रहा है, तो बहुत 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 बड़ी चीज़ है ना, तो भाई तुम मत अटको वहाँ पे, बहुत डेंजरस सिचुएशन है, पतली गली से निकल लो, विड्रॉ करो। लेकिन विड्रॉवल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? हो सकता है कि लॉज एंड रेगुलेशंस ने रोका है कि जब तक तुम रिपोर्ट इशू ना करो ना, अभी तुमने एक बार एंगेज किया, जब तक तुम रिपोर्ट इशू ना करो ना, तब तक तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ से निकलना नहीं है। तो सबसे पहले रिपोर्ट देके ही तुम निकल सकते हो, तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, तुमको रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन तो बहुत बड़ी है, मटेरियल है एंड परवेजिव भी है, तो तुम्हारा रिपोर्ट कौन सा जाएगा? क्वालिफाइड वाला नहीं जाएगा ना भाई, क्वालिफाई नहीं जाएगा, डिस्क्लेमर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सिचुएशन है ना। एंड एडवर्स नहीं जाएगा क्या? फिर एडवर्स क्यों जाएगा भाई? सबूत नहीं मिल रहा है ना तुमको, सबूत तुम उस कैपेसिटी में नहीं हो जहाँ पे तुमको सबूत मिल जाए। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही, तुम कैपेसिटी में नहीं हो कि तुमको सबूत मिल जाए, क्योंकि तुमको एक्सेस ही नहीं है। तुम जहाँ पे जब तक वहाँ पे जाके देखोगे नहीं, तब तक सबूत कैसे मिलेगा? तो एडवर्स तो नहीं आएगा, डिस्क्लेमर आएगा। भाई डिस्क्लेम कर दो कि भाई ये चीज़ आती है, ठीक है। अभी हमने देखा ये जो विड्रॉल है ना, जब वो डिस्कस करता है, व्हेन ऑडिटर डिसाइड्स टू विड्रॉ, तो बिफोर विड्रॉइंग वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा TCWG से, ये हमने बात करी है। अब यहाँ पे समझो कि कब विड्रॉवल जो है ना परमिट नहीं करते हैं, कि एक सिचुएशन, कौन से सिचुएशन आते हैं कि तुम ऐसे पतली गली से निकल नहीं सकते हो। तो फॉर लिस्टेड एंटिटी के लिए ना सेबी ने कुछ कुछ लॉज निकाले है, कुछ कुछ रेगुलेशंस निकाले है। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड सेबीज डायरेक्टिव, तो सेबी ने कुछ डायरेक्टिव दिए हैं on the resignation of auditor does not permit withdrawing from the engagement without issuing audit report और रिव्यू रिपोर्ट। तो कौन सी सिचुएशन में है देखते हैं। इफ ऑडिटर प्रपोजेस टू रिजाइन, अगर उसको निकलना है कब? विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर। भाई साहब क्वार्टर कितने का होता है? 90 का होता है। जी हाँ जी हाँ, जहाँ सारे क्वार्टर 90 के होते हैं, 90 डेज के होते हैं, ठीक है। ओ भी 90, ए भी 90 डेज के होते हैं सारे के सारे क्वार्टर। तो उन्होंने क्या बोला, एक क्वार्टर जो है ना, अगर 90 डेज का है ना, 90 डेज का है, एक क्वार्टर 90 डेज का है, तो उसका आधा करो 45। एक क्वार्टर अगर 90 का है ना, उसका आधा करो 45। तो बात आती है क्या? फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, अभी नया जो क्वार्टर है, तो एंड ऑफ द क्वार्टर के बाद में 45 डेज से पहले अगर ऑडिटर निकलना चाहता है, तो वर्डिंग क्या है देखो, विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर ऑफ द पीरियड कवर्ड अंडर अपॉइंटमेंट, देन ऑडिटर शाल बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। लिमिटेड रिव्यू क्या है? रिव्यू क्या है हम आगे जाके देखेंगे। एलआर तुमको पता रहेगा, लिस्टेड कंपनी के केस में क्वार्टरली जो रिव्यू वगैरह जाता है, एलआर जाता है। तो यहाँ पे बात क्या आती है वो समझो। सबसे पहले 45 डेज के अंदर है ना, तो तुमको 45 डेज के अंदर अगर तुमको जाना है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और तुमने प्रपोज कर रहे हो कि हमको निकलना है, तो वो बोलता है कि देख भाई तुझे निकलना है ना, वो ख़त्म करके निकल, ठीक है। वो जो क्वार्टर तुमने आधा छोड़ा है ना, उसको ख़त्म करके निकल। समझ में आया? तो फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर है ना, तुम अगर उसमें 45 डेज है ना, तो बोलता है कि उस क्वार्टर को ख़त्म करके निकल। आफ्टर 45 डेज है ना, तो आधे क्वार्टर से पहले है, तो वो क्वार्टर खत्म कर। फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर ऑफ अ पीरियड कवर्ड अंडर अपॉइंटमेंट, देन वी शाल बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू, वी मतलब यहाँ पे ऑडिटर कर दो, ठीक है। ऑडिटर शाल बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू द ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर एज वेल एज नेक्स्ट क्वार्टर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक क्वार्टर में तुम्हारा 45 है, मतलब आधा क्वार्टर है। आधा क्वार्टर से पहले अगर तुम निकलना चाहते हो ना, तो बोलता है कि भाई पूरा क्वार्टर ख़त्म कर ले, ठीक है। और आधे क्वार्टर से ज़्यादा अगर तुमने क्वार्टर ख़त्म किया है ना, तो बोलता है कि भाई वो क्वार्टर तो ख़त्म कर, लेकिन उसका अगला वाला भी क्वार्टर ख़त्म कर। ओ भाई साहब, ये क्या बात होती है? इफ़ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट हैज़ बिन इशूड फॉर ऑल द 3 क्वार्टर्स, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो बोलते हैं अगर तुमने 3 क्वार्टर को ख़त्म किया ना, अगर तुमने 3 क्वार्टर को ख़त्म किया है ना, तो भाई 4 ही क्वार्टर है तुम्हारे पास। 3 को ख़त्म किया है तो चौथा भी ख़त्म कर ले। देन द ऑडिटर शाल इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फुल ईयर बिफोर रिजाइनिंग
फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो उसने क्या करना है, चौथा क्वार्टर भी खत्म करना है एंड पूरे साल का भी ऑडिट खत्म करना है। कुछ समझे क्या दोस्तों, कुछ समझे क्या? ठीक है, समझते हैं इसको? चलना भाई, चलना भाई, चलना, चलना मामू। हाँ ठीक है, समझो, अच्छे से समझते। टेंशन क्यों लेते हो भाई साहब, समझ जाएंगे ना। अब अभी तक नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, समझते। तुम्हारा है अप्रैल, मई, जून, ये तुम्हारा एक क्वार्टर, इसको हम बोलेंगे Q1, एक क्वार्टर है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तुम्हारा Q2, Q2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, Q3, जान, फेब, मार्च, जान फेब मार्च, Q4। सिंपल सी बात क्या कहता है, ये क्या बोला हमने, क्या बोला कि अगर लिंक करना था ना यार पहले इसको, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, पहला क्वार्टर तुम्हारा कब खत्म होता है, जून में खत्म होता है। तो एक Q1 है ना, तो यहाँ पे तुमने समझना है कि यहाँ से जो आधा क्वार्टर है ना, आधा क्वार्टर है जहाँ पे 45 डेज होते हैं, अगर इससे पहले अगर तुम छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हो, विड्रॉ करने की कोशिश करते हो, यहाँ से तुम पतली गली से निकलने की बात करते हो, तो भाई साहब एक क्वार्टर तो तुमने पूरा अच्छे से देख लिया है ना, Q1 तो तुमने बात किया है ना। सच क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जिस क्वार्टर में तुम थे, पहला वाला क्वार्टर। तो ये जो क्वार्टर है ना, वो क्वार्टर में तो तुम थे ना भाई, तो इसका तुम भाई जब देख दूसरा ऑडिटर अब आएगा, दूसरा आएगा, पूरा चेक करेगा, भाई क्या क्या करेगा, उसको कितने टाइम है, 1.5 महीना तो उसका निकल गया, कैसे करेगा? तो अगर तुम 45 डेज के अंदर निकलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भाई तुमने याद रखना है कि वो क्वार्टर जो है ना, उसका तुमने क्या करना है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट या फिर ऑडिट रिपोर्ट, अगर जो भी तुम्हारा एप्लीकेबल है, तो ज़्यादातर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ही है ना, तो उसको तुमने देना है, ठीक है। तो उससे पहले, वो रिपोर्ट देने से पहले मत निकल जाओ, तुमको उन्होंने रोक दिया है, ठीक है। अब समझो, अब समझो, अभी ये आधा क्वार्टर तुमने ख़त्म नहीं किया, तुमने आधे से ज़्यादा ख़त्म किया है। भाई साहब अगर तुमने आधे से ज़्यादा ख़त्म किया है ना, तो तुमने इसका तो रिपोर्ट देना ही देना है। ये जो पहला वाला क्वार्टर था ना, ये जो पहला वाला क्वार्टर था ना, उसका तो तुमने रिपोर्ट देना ही देना है। साथ में ये जो Q2 है ना, उसको भी ख़त्म करके रिपोर्ट दे दो। भाई साहब समझ रहे हो क्या तुम? पहले Q1, तुम Q1 तुमने कर लिया, मतलब तुमने कर लिया। अब तुमको Q2 में पहला आधा क्वार्टर ख़त्म करने से पहले तुमको पतली गली से निकलना है। तो बोलते कि नहीं, सबसे पहले जो तुमने Q1 जो इशू किया है, जब सबसे पहले तुमने Q1 जो किया है ना, उसका रिपोर्ट दे दो, उसके बाद ही तुम पतली गली से निकल सकते हो। जो पहले जो क्वार्टर तुमने खत्म किया है ना, उसका पैसा तो दे दो भाई साहब, ऐसे उठ के कहाँ पे जा रहे हो? तो पहले जो तुमने क्वार्टर खत्म किया है ना, Q1 जो है ना, उसका रिपोर्ट दे दो, उसके बाद में निकल जाओ, पैसे दे दो, उसके बाद में निकल जाओ। तो वो जो है, उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब समझो, अब तुमने दूसरा जो है ना, वो आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। उस दूसरा जो क्वार्टर है ना, वो आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है और तुमको पतली गली से निकलना है। तो भाई साहब रुक जा रहा, पहला जो क्वार्टर है ना, उसके पैसे दे। पहला जो क्वार्टर है ना, उसका ऑडिट रिपोर्ट इशू कर, और साथ में ना दूसरा भी तो तुमने ख़त्म कर लिया। ख़त्म करने को आए, आधे से ज़्यादा तो तुमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। 45 से ज़्यादा डेज तो तुम्हारे गए, तो ये भी दे, पहले के भी पैसे दे, दूसरे के भी पैसे दे। समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या? तो 45 डेज से पहले है, तो पहले क्वार्टर का जो है उसका रिपोर्ट देना है। 45 डेज के बाद अगर वो छोड़ने की कोशिश करता है, फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर, फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर, तो उसने क्या करना है, पहले का भी देना है, दूसरे का भी देना है। और फिर बात आती है कि अगर तुमने 3 क्वार्टर तक रिज़ाइन नहीं किया है, Q1, Q2, Q3, तो बोलता है कि अगर तुमने 3 क्वार्टर तक रिज़ाइन नहीं किया है ना, तो एक बॉक्स में 4 क्वार्टर आते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं। तो अगर तुमने 3 ख़त्म करे हैं ना, अगर तुमने 3 ख़त्म करे हैं ना भाई, तो तुमने तो बॉक्स खरीदा है ना, तो अब तो बॉक्स के ही पैसे दे दो। अब तो तुमने क्या करना है, वो जो तुमने 4th क्वार्टर है ना, 4th क्वार्टर का भी तुमने रिपोर्ट देना है, एंड साथ में पूरे पूरे साल का भी ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है। क्योंकि देख भाई,
तेरे को अभी डिटेल में पता है ना सारी चीज़ें, अभी तेरे को डिटेल में पता है कि पूरे साल में क्या क्या चीज़ हुई है। दूसरा ऑडिटर आएगा ना, लिस्टेड कंपनी है भाई साहब, लिस्टेड कंपनी है, वो दूसरा ऑडिटर आएगा ना, उसके पास कितना टाइम बचेगा पूरा ऑडिट करने के लिए? कुछ नहीं बचेगा भाई साहब, बहुत बहुत महंगा जाएगा, उसको समझेगा ही नहीं क्या क्या करना है। लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो तेरे को अभी पूरा इन डिटेल में पता है इस साल क्या क्या चीज़ हुई है, कंट्रोल कैसे है, ये क्या है, सबूत क्या है, सब तेरे को पता है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में देख, अगर तू 3 क्वार्टर खत्म करता है ना, तो 4th क्वार्टर का भी तू रिपोर्ट दे। तेरे को रिपोर्ट में जो लिखना है लिखना भाई, मैं तेरे को रिपोर्ट में लिखने के लिए कुछ मना किया है क्या? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि छोड़ के मत जा, पतली गली से मत निकल। जो भी रिपोर्ट में तेरे को क्वालिफाई करना है कर ले, अगर कुछ गलत है क्वालिफाई करना है कर ले, तेरे को मॉडिफाई करना है, जो भी तेरे को ओपिनियन देना है, एडवर्स देना है, डिस्क्लेमर देना है, वो तेरे हिसाब से तू दे दे। मैं तेरे को ओपिनियन पे कुछ बात किया क्या अभी तक? मैं तेरे को ओपिनियन के ऊपर कुछ बात नहीं किया, मैं तेरे को सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि तू जब निकल रहा है ना, तो तू ध्यान से सुन कि अगर तू पहले क्वार्टर के बाद में 45 डेज के अंदर निकलना चाहता है ना, तो पहले क्वार्टर का रिपोर्ट दे दे। उसके बाद में अगर 45 डेज के बाद निकलना चाहता है ना, तो पहले क्वार्टर का रिपोर्ट तो दे दे, लेकिन उसके साथ में दूसरे क्वार्टर का भी रिपोर्ट दे दे। अगर तूने 3 क्वार्टर का रिपोर्ट किया है ना, तो भाई साहब चौथे का भी तू ही कर दे, फिर चौथे का भी कर दे, और साथ में पूरे साल का भी तेरे को ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। इतनी सी बात आती है। आई होप अभी तुमको ये क्लियर है। आईसीआई का एक अनाउंसमेंट है जिसमें वो बोलता है कि जो अनलिस्टेड कंपनी है ना, उन्होंने क्या नहीं करना है, शाल नॉट मेंशन प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज अ रीजन फॉर रिजिग्नेशन। एक सिंपल सी बात थी, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, ऐसे ही डाल दिए मैंने। कुछ एमसीक्यू वगैरह आ जाता है, तो मतलब जब तुम रिजाइन करते हो ना, तो ऐसा ऐसा सीए लोग क्या करते थे, बोल रहे थे कि प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन ऐसा डाल रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई ये सब नहीं डालना है, ऐसा नहीं बकवास नहीं करना है। ऑडिटर शाल मेंशन रीजंस क्लियरली फॉर रेजिग्नेशन इन रेजिग्नेशन लेटर इशूड बाय द कंपनी। तो जो भी सॉरी जो भी तुम्हारा रीज़न है ना भाई, उसको क्लियरली बोल दो ना, ऐसा छोटी मोटी बात मत करो ना, ऐसा प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन है ऐसे कुछ तो बात मत करो। ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट ला लिया, कुछ इतनी बात की बात नहीं है। अदर कंसिडरेशन है रिलेटिंग टू एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ओपिनियन, ये तुमको अभी नहीं समझेगा, ये तुमको समझेगा ऐसे 805 में, ऐसे 805 में तुमको अच्छे से समझेगा, तो इसकी टेंशन मत ले लो, इसकी टेंशन मत ले लो। क्या बात करता है, मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से बता दूं कि अगर सिंगल एफ या फिर मोर स्पेसिफिक एलिमेंट है या फिर अकाउंट ऑफ एफ है ना, तो उस केस में अगर तुम्हारा बड़े एफ में एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है, तो छोटे एफ में जो है ना तुम्हारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बड़े एफएस में तुमने बोल दिया कि भाई साहब बड़े लेवल पे गड़बड़ है, परवेजिव इफेक्ट क्या गड़बड़ है, तो छोटे में तुम कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी है? तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो हम तब जाके देखेंगे, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। तो अब हम देखेंगे, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने कुछ नहीं देखा भाई साहब, बहुत छोटी चीज़ देखी है। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है कि ओपिनियन कैसे जाता है, क्वालिफाई क्वालिफाई एडवर्स एंड डिस्क्लेमर, सबूत मिला है सबूत नहीं मिला है, बड़ा मैटर है बहुत बड़ा मैटर है, मोटा है बहुत बड़ा है, तो मटेरियल एंड परवेजिव, मटेरियल बट नॉट परवेजिव, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि मैनेजमेंट ने कुछ बकवास कर रहा है, मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन डाल दिया है, तो तुमने क्या देखना है, तुमने सबसे पहले रिक्वेस्ट करना है रिमूव करने के लिए। नहीं सुनता है, पापा के पास जाओ, टीसीडब्ल्यूजी को बोलो ये चीज़ हुई है, देखो अलग तरीके से कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो तो देखो। मटेरियल मैटर जो है ना, मटेरियल बट नॉट परवेजिव है तो क्वालिफाई, मटेरियल बट परवेजिव है तो सबसे पहले पतली गली से निकलने की कोशिश करो, अगर परमिटेड नहीं है तो भाई डिस्क्लेमर का ऑप्शन बच जाता है, दे दो। बिफोर विड्रॉइंग तुमको टीसीडब्ल्यूजी से बात करनी पड़ेगी, और सबसे पहले ध्यान रखो जो लिस्टेड कंपनी है उसके केस में सेबी ने कुछ कुछ बताया है कि अगर तुम रिजाइन करने के बारे में सोच रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, तो वहाँ पे देखो कि एंड ऑफ द क्वार्टर से 45 डेज के अंदर करते हो तो उस क्वार्टर का रिपोर्ट दे दो, 45 डेज से ज़्यादा करते हो तो उसका, एंड उसके दोनों क्वार्टर का रिपोर्ट दे दो, एंड 3 क्वार्टर का अगर देते हो तो चौथे का भी दे दो, और साथ में फुल ईयर का भी दे दो। ठीक है, इतनी सी बात हमने देखी है और कुछ नहीं है भाई साहब, टाइम पास है। अभी समझते फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन ओपिनियन इज मॉडिफाइड। तो अभी हम बात करेंगे दो चीज़ों की। अभी हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम बात करते हैं दो चीज़ों की। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो ओपिनियन पैरा एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा, इतनी ही बात करेंगे हम। अभी देखो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। एक तो है हमारे पास क्या, ओपिनियन पैरा। एक तो है हमारे पास कौन सा, ओपिनियन पैरा। दूसरा है हमारा बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। तो ऐसे नहीं बोला है ना, सबसे पहले अगर तुम मॉडिफाइड ओपिनियन करते हो ना, तो इसका नाम चेंज कर दो, इसका नामकरण कर दो भाई साहब। ठीक है, ठीक है। अभी देखो
कोई डाकू होता है ना, उसका नाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जब डाकू बनता है ना, उसका नामकरण कर दिया जाता है, जग्गा डाकू, ये डाकू, वो डाकू, ठीक है। तो ये ऐसे ही सबसे पहले अब मॉडिफाइड वाला कैसे, तो सबसे पहले तुम्हारा जो ओपिनियन है उसका नामकरण चेंज कर लो। तो नामकरण में क्या करना है, देखो अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो नाम दे दो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स है तो एडवर्स ओपिनियन बोल दो, डिस्क्लेमर है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दो। ये कौन सा पैरा है, ऑडिट रिपोर्ट में हमने बात करी थी, सबसे पहले टाइटल आएगा, उसके बाद एड्रेस आता है, उसके बाद तुम्हारा ओपिनियन पैरा जाता है, उसके नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन जाता है। तो ओपिनियन वाला पैरा है ना, उसके नाम में ही लिख दो तुमने कौन सा ओपिनियन दिया है, क्योंकि भाई हमने देखा था शेयर होल्डर जो है ना कितने उत्साही है तुम्हारा ओपिनियन जानने के लिए, बहुत उत्साही है। सबसे पहले एंड में जाके देखें सक्सेसफुल है अनसक्सेसफुल है, तो बहुत उत्साही है, तो उन्होंने बोला नाम में ही लिख दो, नाम ही चेंज कर दो, तुम्हारा जो पैरा जाएगा ना उसके नाम में ही लिख दो क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नाम में ही लिख दो भाई साहब। दूसरी चीज़, बेसिस फॉर ओपिनियन का भी नामकरण चेंज कर दो, बेसिस फॉर ओपिनियन में लिख दो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो दोनों के नामकरण सबसे पहले चेंज करो, अगर तुम्हारा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाता है सबसे पहले दोनों के जाके नामकरण चेंज कर दो, ठीक है। इतनी बात आती है, इतनी बात समझ में आ गई, मगज में आ गई। तो मॉडिफाइड ओपिनियन में तुमने क्या करना है, सबसे पहले जब ऑडिटर मॉडिफाई करता है ना, तो सबसे पहले यूज़ करो हेडिंग को, क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन, जो भी तुम्हारा अप्रोप्रिएट सेक्शन है। फिर हम नीचे जाके बात करेंगे किसके बारे में, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन में। तो यहाँ पे भी हेडिंग एडजस्ट करो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। अब बात आती है अब बात आती है मज़ेदार, अब मज़ेदार बात आती है। अब हमने देखा था ओपिनियन पैरा में, ओपिनियन पैरा में सबसे पहले हमने देखा था कि क्या तुम्हारा जो है, तुम सबसे पहले बोलते हैं कि हमने ऑडिट किया है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो, तो सबसे पहले तुमने ऑडिट किया है, कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो, उसमें एफएस में क्या क्या चीज़ आती है, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हो, एफएस में क्या क्या चीज़ें आती है, एलिमेंट क्या क्या आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हो। फिर तुम्हारा क्या क्या आता है, डेट, टाइमिंग, वो वाला पोर्शन आ जाता है, पीरियड वाला पोर्शन आ जाता है, एंड उसके बीच में तुम्हारा क्या आता है, ओपिनियन आता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ आती है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, हमने ऑडिट किया है, इस कंपनी का ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आती है, फलाना ढिमका, वो सब तो ठीक है, वो सब सेम रहेगा। जब ओपिनियन की बात आती है ना, यहाँ पे सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, ओपिनियन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ओपिनियन की बात आती है, और अब हम पहले देखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन की बात आती है, तो तुमने देखना है व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एफएस, ऑडिटर ने क्या करना है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, ठीक है। पहले ओपिनियन सेक्शन आएगा, उसके नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आता है। इस केस में क्या आएगा, क्वालिफाइड सेक्शन आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, उसके नीचे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, हमने देख क्या बात करी थी कि ऑडिटर तुमने ओपिनियन दिया है, किस बेस पे ओपिनियन दिया है, किस बेसिस पे ओपिनियन दिया है वो तो बता, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या बोला था, वहाँ पे हमने बोला था देखो, हम ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि जो चीज़ें है सही है। फिर हमने पूछा था कि भाई तू ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों देते हैं, किस बेसिस पे दे रहा है, तो हमने क्या बोला था, देख भाई हमने एसएस के हिसाब से ऑडिट किया है, कुछ याद आते हैं क्या, देखो हमने एसएस के हिसाब से ऑडिट किया है, ठीक है, पहली बात तो। उसके बाद हमने सबूत ऑब्टेन किया है, सबूत ऑब्टेन करके हम इस बात पे पहुंच गए कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में डाल दिया है, एंड हमने इथिकल है, हम इंडिपेंडेंटली काम किया है, इन सारी बेसिस के ऊपर हमने बता दिया कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। एक तो हमने एसए के हिसाब से किया, इथिकल है, इंडिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में बोल दिया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने सबूत ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। तो इस बात में क्या हम बोलेंगे, सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है क्या, तो इस बात में भी सेम, हाँ ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, प्रेजेंट किया है फेयरली। तो हमने देखा था हमने क्या देखा था, दो फ्रेमवर्क है, एक तुम्हारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क है एंड तुम्हारा
फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में तुम्हारे पास दो चीज़ें आती है, या तो प्रेजेंट किया है फेयरली या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम बोलते हैं सिर्फ प्रिपेयर किया है। तो इस केस में ना तुम्हारे वर्डिंग वही रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं एंड प्रेजेंट करते हैं फेयरली एंड ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, वही चीज़ आती है। तो गलत क्या हुआ यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे इतना सा वर्ड चेंज हो जाता है कि देख भाई, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर, मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन एक चीज छोड़ के। कौन सी चीज छोड़ के? जो हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में हमने आपको बता दिया है कि ए बेसिस छोड़ के एक चीज, इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी सारी चीजें सही है, रिसीवेबल को छोड़ के बाकी सारी चीजें सही है। तो एक चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें सही है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू तो है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर, जो हमने डिस्क्राइब किया है, हमने बताया है, कौन सा कहाँ पे बताया है, लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में नीचे बताया है। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर, जो डिस्क्राइब किया है हमने क्वालिफाइड ओपिनियन में, ये जो है ना ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, फेयरली प्रेजेंट किया है या फिर प्रिपेयर किया है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। तो वो चीज़ें जो हमने देखी थी वो तो सेम ही है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड बनता है, लेकिन ये तो तब है ना जब तुमको सबूत मिला है। अगर तुमको सबूत ही नहीं मिला है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई की वजह से, हमने देखा था क्वालिफाइड ओपिनियन में दो चीज़ आती है। एक तो मैटर जो है ना मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, मैटर मटेरियल है परवेजिव नहीं है, तो हमने एक बकेट में डाला था, जिसमें क्वालिफाई सबूत चाहे मिला है, सबूत चाहे नहीं मिला है, मैटर मोटा है बहुत मोटा नहीं है, तो जो भी है क्वालिफाई ओपिनियन देते हो तुम, तो सबूत मिला है सबूत नहीं मिला है। तो सबूत मिला है तो तुमने तो कर लिया, ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह है, वो मैटर हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में दिखा दिया है। बस यहाँ पे ना थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दो, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर बोल दो। जब तुमको सबूत नहीं मिला है ना, तो तुम बोलो कि इसका पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि सबूत नहीं है तुम्हारे पास, तो हमने पॉसिबल इफेक्ट को यहाँ पे तुमने ऐड करना है, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर, जो डिस्क्राइब किया है किसमें, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करो तुम, अगर सबूत नहीं मिला है ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करो, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट में तुमने सिर्फ ऐड करना है, इफेक्ट के बीच में तुमने ऐड करना है सिर्फ पॉसिबल, क्योंकि सबूत अगर नहीं मिलता है सिर्फ पॉसिबल वर्ड को यूज़ करो, सबूत नहीं मिलता है तो सिर्फ पॉसिबल वर्ड को यूज़ करो, पॉसिबल वर्ड को यूज़ करो, बाकी सब चीज़ें सही है, बाकी सब चीज़ें सही है, ठीक है, समझे क्या? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, फेयरली प्रेजेंट करते हैं एंड प्रिपेयर किए हैं सारे एफआरएफ के हिसाब से। ये बात आती है क्वालिफाइड सेक्शन में। तो तुम्हारा ओपिनियन प्यारा है, उसमें क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा चेंज हो रहा है एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो डिस्क्राइब किया है क्वालिफाइड ओपिनियन में, या फिर एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर जो डिस्क्राइब किया है। अब आते हैं एडवर्स ओपिनियन में। ये तो भाई काटा काटी की बात है, ये तो अभी भाई साहब बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे तो तुमको पता है, यहाँ पे तो तुमको सबूत भी मिला है, और तुमको पता भी है कि भाई साहब गड़बड़ है, और तुमको ये भी पता है कि गड़बड़ हर जगह पे है, पूरे एफएस में गड़बड़ है, पूरा का पूरा एफएस गड़बड़ है। तो समझो, व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेस करता है एडवर्स ओपिनियन, उसने क्या करना है, ऑडिटर के ओपिनियन में लिखना है कि बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो हमने डिस्क्राइब किया है एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। जो मैटर तो तुमको बेसिस में ही दिखाना पड़ेगा ना, किस बेसिस पे तुम ओपिनियन दे रहे हो, तो मैटर तुम बेसिस में दिखाओ। यहाँ पे क्या लिखना है, बिकॉज जो मैटर हमने बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में लिखा है ना, वो सिग्निफिकेंस उसका बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस वो बहुत बड़ा है, परवेजिव इफेक्ट है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है ना बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में, उसकी वजह से ना हम ये बता रहे हैं कि भाई साहब एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली एंड एफएस डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ गए क्या? तो जो सबसे बढ़िया बात थी, जो तुम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे थे, उसको तुमने अभी लिख देना है कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू ही नहीं देता है, क्योंकि भाई पूरा का पूरा एफएस गड़बड़ है, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे देगा? फेयरली प्रेजेंट किया ही नहीं है, बड़े लेवल पे बड़े पैगाम पे परवेजिव इफेक्ट है, परवेजिव इफेक्ट है, एडवर्स ओपिनियन है, तो लिखना है कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, टू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर प्रेजेंट नहीं किया है, फेयरली प्रेजेंट नहीं किया है, या फिर प्रिपेयर नहीं किया है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तुम क्या बोलोगे, प्रिपेयर नहीं किया है एफआरएफ के हिसाब से, इतनी सी बात आती है। तो याद रखना, तुम्हारा जो मेन ट्रू एंड फेयर व्यू आता है उसमें तुम लिखते हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं।
क्वालिफाइड जब होता है तो भी तुम लिखते हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, सिर्फ यहाँ पे बोलते हो कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है। और एडवर्स में तुम बोलते हो बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में। तो यहाँ पे तुमने ट्रू एंड फेयर व्यू ही नहीं देना है, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, यहाँ पे फिर डू नॉट प्रिपेयर एज पर FRF। भाई साहब खतरनाक, सबसे खतरनाक जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है। ऐसा भाई साहब भाई साहब भैया साहब, ये तो बहुत खतरनाक है और यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है तुमको। पेन ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन ताकि उसको सही नहीं मिलता है, ऑडिटर ने क्या करना है, स्टेट दैट ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। भाई सबूत मिला है तुमको, नहीं मिला है ना, सबूत ही नहीं मिला है तुमको, तुमको बस इतना लगता है कि पॉसिबल जो इफेक्ट है ना, इसका पॉसिबल इफेक्ट इतना बड़ा है कि पूरा एफएस गड़बड़ है और तुमको सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम। तो सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम ओपिनियन दोगे कैसे? जब तक तुम ऑडिट कर ही नहीं पा रहे हो, तुम ऑडिट कर ही नहीं पा रहे हो तो ओपिनियन कैसे दोगे? तुम क्या बताओगे, सही है गलत है, ट्रू एंड फेयर व्यू देते नहीं देते, कैसे बताओगे? बता ही नहीं पाओगे। तो डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, स्टेट ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने विड्रॉ करने की कोशिश करी थी लेकिन विड्रॉ कर नहीं पाए क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन ने रोक दिया था। तो सबसे पहले ये बताओ कि जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर ने ये लिखना है कि हम डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे, हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे, छोड़ दो बात। स्टेट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर, मतलब वो सेम वाली बात एडवर्स वाली, क्योंकि जो हमने जो मैटर डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, एंड उसके ऊपर ऑडिटर सबूत ही ऑब्टेन नहीं कर पाया, वो मैटर बहुत बड़ा है एंड उसके ऊपर ऑडिटर सबूत ही ऑब्टेन नहीं कर पाया। तो बताओ अभी कैसे करें, हम ओपिनियन कैसे दे दें? तो तुमने ये लिखना है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब किया है डिस्क्लेमर ऑफ बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में ऑडिटर को सबूत नहीं मिल पाया, हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन साइट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ओपिनियन। तो हम ओपिनियन देने के लिए हमारे पास सबूत ही नहीं है तो हम ओपिनियन कैसे दे दें? एंड अमेंड द स्टेटमेंट रिक्वायर बाय FS 700 विच इंडिकेट करता है कि FS हैव बीन ऑडिटेड था ना, हमने देखा था ओपिनियन पैरा में क्या था, FS have been audited, we have audited financial statement of ABC Limited ब्रैकेट में द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा था कि हमने ऑडिट किया है, बट अभी तुम ऑडिट कर ही नहीं पाए क्योंकि मैटर ही इतना बड़ा है और तुम चेक नहीं कर पाए, तुम सबूत ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो तुमने जो लिखा है ना, तुमने जो लिखा था ना 700 के हिसाब से कि हमने ऑडिट किया है, वी हैव बीन ऑडिटेड, उसकी जगह पे उसको चेंज करो और लिखो कि ऑडिटर वॉज एंगेज टू ऑडिट द FS, ऑडिटर वॉज एंगेज टू ऑडिट FS। मतलब क्या, मतलब क्या, ये मत लिखो कि ऑडिट किया है, ये लिखो कि हम एंगेज हुए थे ऑडिट करने के लिए, हम एंगेज हुए थे ऑडिट करने के लिए इस कंपनी का, लेकिन जो है ना हम ओपिनियन नहीं दे पाए क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई। समझे क्या कुछ, समझे क्या कुछ? देखो एक स्टेटमेंट आता है, मैं तुमको दिखा दूँ क्या? चलो दिखा ही देता हूँ, दिखा ही देता हूँ। हमने पहले बात करी थी, हमने पहले क्या बात करी थी, ये कहाँ पे पता है क्या? ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 6B जो है ना, 6B के एंड में आखिरी पेज पे, आखिरी 1-2 पेज देखो, आखिरी पेज पे है ये चीज़। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। तो सबसे पहले देखो ये जो ओपिनियन था ना, उसमें हमने क्या बोला था, वी हैव ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC कंपनी। ठीक है, उसके बाद में फ्ला फ्ला ब्ला 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 लिखा था जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ये बात हमने लिखी थी। उसकी जगह पे ना, उसकी जगह पे हमने क्या किया है, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वी हैव ऑडिटेड नहीं, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या, एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे कहाँ पे तो तुम लिख दो कि ये जो चीज़ है ना, ये ओपिनियन सेक्शन जो है ना, ओपिनियन सेक्शन चेंज हो जाता है किसके केस में, डिस्क्लेमर के केस में। ये जो चीज़ है ना एंगेज्ड, ये डिस्क्लेमर वाली चीज़ है, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे तुम क्या करो, इसको ओपिनियन को नाम चेंज करके डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कर दो। समझा क्या तुमको कुछ? अगर ये सब नहीं समझता है तुमको जो अभी बोला है तो एक काम करो, इसको हटा दो पूरा एंड यहाँ पे लिख दो वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ओपिनियन सेक्शन है, नॉर्मल ओपिनियन सेक्शन है जो हमने ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए दिया था। ठीक है, नॉर्मल ट्रू
ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए जो नॉर्मल ओपिनियन आता है उसके लिए दिया था, तो वी हैव ऑडिटेड, ये नॉर्मल आता है। तो बस ये जो आता है ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है ना, तो वी हैव ऑडिटेड की जगह तुम चेंज क्या करोगे, वी वर एंगेज टू ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे तुमने ऑडिट कर ही नहीं पाए ना, तुम ऑडिट ही नहीं कर पाए, तो ये बात आती है, ये बात तुम समझो। अब समझते हैं, ये तो ओपिनियन पे आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे तुम क्या करोगे, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू नॉर्मल ओपिनियन में। क्वालिफाई ओपिनियन जब आता है तुम्हारा, तो तुम क्या करते हो, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, बट क्या, एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन रेफर टू द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। एक्सेप्ट या एडवर्स ओपिनियन में तुम क्या करते हो, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली या फिर डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तुम क्या करते हो, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम ओपिनियन ही नहीं देते क्योंकि हमको सबूत ही नहीं मिल पाया है, इतनी सी बात आती है। तो ओपिनियन सेक्शन जो है ना, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन सेम ही रहेगा, देखो ये वाला पोर्शन सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू की जगह पे ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा, ऊपर एक्सेप्ट फॉर द आएगा, या फिर डू नॉट एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, या फिर क्या आएगा तुम्हारा, डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। सिर्फ यहाँ पे जो है ना, वी हैव ऑडिटेड की जगह पे एंगेज टू ऑडिट आएगा, किसके केस में, डिस्क्लेमर के केस में। इतनी बात याद रहती है तो ठीक है, बहुत बढ़िया सी बात है। फिर वापस आते हैं, एक बार बेसिस फॉर ओपिनियन भी देखते हैं प्यारा, एंड उसके बाद में वो वाला चीज़ फिर से यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम आते हैं, अब जब तुम मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना, देखो मैंने आपको बोला रहेगा कि बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन, बेसिस फॉर ओपिनियन प्यारा ना, तुमको अभी लग रहा है कि इसको क्यों डाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 700 में हमने बोला था। लेकिन अभी तुमको लगेगा कि भाई साहब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तुम क्यों मॉडिफाई करते हो, क्यों एडवर्स दे रहे हो वो तुमको बताना पड़ेगा, क्यों क्वालिफाई दे रहे हो वो तुमको बताना पड़ेगा, क्यों डिस्क्लेम कर रहे हो ये तुमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस मैटर की वजह से तुम मॉडिफाई कर रहे हो ना, तो उसको डिस्क्राइब करो। ये तुमको ऐसे ने बता दिया है कि जिस मैटर की वजह से तुम मॉडिफाई करते हो ना, उस मैटर को अच्छे से डिस्क्राइब करो। कैसे डिस्क्राइब करना है, देखो ये तो बहुत तुमको हेवी लगेगा, सिंपल सी बात समझो कि अगर वो मैटर है ना, अगर एफएस में है, बैलेंस शीट में है, पी एंड एल में है, ठीक है, बैलेंस शीट में है, पी एंड एल में है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास अमाउंट है ना, मतलब तुम क्वांटिफाई कर सकते हो, अमाउंट है तुमको, तो अमाउंट अगर है ना, तो अमाउंट को मेंशन करो। अगर अमाउंट तुम्हारे पास है तो अमाउंट को मेंशन करो, ठीक है। अगर अमाउंट नहीं है तुम्हारे पास, जैसे कि मैटर डिस्क्लोजर का है, तो डिस्क्लोजर रिटर्न में है, तो डिस्क्लोजर को रिटर्न में मेंशन करो। अगर अमाउंट है तो अमाउंट को क्वांटिफाई करो कि कितना मिसस्टेटमेंट है। अगर क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डाल दो कि कितना, कैसे मिसस्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर कैसे रॉन्ग आया है, ये बात आती है। या फिर डिस्क्लोजर दिया नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर है, तो क्या होना है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मिसस्टेटमेंट क्वांटिफाई कर सकते हो, इफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है एफएस में, रिलेट कर सकते हो तुम स्पेसिफिक अमाउंट को इंक्लूडिंग क्वांटिटी टू डिस्क्लोजर इन नोट्स। अगर क्वांटिटी या अमाउंट को तुम, मतलब अमाउंट को तुम अगर रिलेट कर पाते हो मिसस्टेटमेंट के, तो भाई साहब क्या ही बात है, तो क्वांटिफाई करो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना होता है मिसस्टेटमेंट का। तो इम्पैक्ट को तुमने बेसिस फॉर ओपिनियन में देना है कि इसका जो इम्पैक्ट है ना, इसको इम्पैक्ट कितना जाएगा। अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, इफ क्वांटिफिकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो उसने वो क्लियरली बताना है कि इम्प्रैक्टिकेबल है। तो सबसे पहले उसने क्वांटिफाई करना है कि इसका इम्पैक्ट कितना जाएगा, ये तो तुमको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अगर क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो ना, तो क्लियरली बताओ, क्लियरली ऐसा लिखो कि हम इसका क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसका इम्पैक्ट कितना जाएगा, इसका क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो इतनी सी बात तुमने लिखनी है। अगर नैरेटिव डिस्क्लोजर है, नैरेटिव मतलब लिखे वर्ड्स में, तो उसको तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, अमाउंट कितना है, ये कितना, इफेक्ट कितना जाएगा, नहीं कर सकते ना। तो तुम क्या करो, एक्सप्लेन करो कि हाउ दिस डिस्क्लोजर आर इनएक्यूरेट। तो तुम्हारे शब्दों में तुम बताओ कि ये डिस्क्लोजर इनएक्यूरेट क्यों है। एक्यूरेट क्या होना चाहिए, इनएक्यूरेट क्यों है। तो अगर नैरेटिव डिस्क्लोजर है ना, जैसे कि टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है, तो तुम बताओ कि एक्सप्लेन करो कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये डिस्क्लोजर इनएक्यूरेट क्यों है।
अगर मिस स्टेटमेंट नॉन डिस्क्लोजर की वजह से हुआ है, डिस्क्लोज नहीं किया इसकी वजह से हुआ है, मतलब क्या ओमिशन किया है, उन्होंने ओमिट किया है इन्फॉर्मेशन को, डिस्क्लोजर देना चाहिए था, दिया ही नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारा मॉडिफाई हो रहा है। तुमने बोला था इसका डिस्क्लोजर दे दो, उन्होंने नहीं दिया है, तो ओमिशन की वजह से डिस्क्लोजर आ रहा है। तो डिस्कस करो ओमिशन विद TCWG, क्योंकि देयरफॉर डिस्कस नॉन डिस्क्लोजर विद TCWG, क्योंकि TCWG से डिस्क्लोज करो कि ये तुमने डिस्क्लोज नहीं किया है, ताकि हो सकता है कि वो डिस्क्लोज करे। तो नॉन डिस्क्लोजर सबसे पहले TCWG के साथ डिस्कस करो। डिस्क्राइब ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे तुम डिस्क्राइब करो नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, और अगर तुमको पॉसिबल होता है ना तो इन्फॉर्मेशन तुम डिस्क्लोज कर लो। समझा क्या तुमको? अगर तुमको पॉसिबल है तो अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, ऑडिटर शुड इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट प्रोवाइडेड इट्स प्रैक्टिकेबल एंड दे हैव सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द इन्फॉर्मेशन। एक तो लॉ भाई ने बोलना चाहिए, प्रोहिबिट लॉ भाई ने रोकना नहीं चाहिए, प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए, एंड जो ओमिटेड डिस्क्लोजर है ना तो उसको तुम रिपोर्ट में डाल सकते हो अगर तुमको प्रैक्टिकेबल है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन तुम रिपोर्ट में डाल रहे हो उसका प्रॉपर सफिशिएंट एविडेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। देखो दिख रहा है बहुत ज़्यादा हेवी दिख रहा है, इतना इतना कंटेंट दिख रहा है, आग बंद करके समझो भाई, छोटी सी बात है। अगर अमाउंट वाला है तो क्वान्टिफाई करो इम्पैक्ट मिस स्टेटमेंट का, सिंपल सी बात है, क्वान्टिफाई करो मिस स्टेटमेंट। अगर क्वांटिफाई पॉसिबल नहीं है तो क्लियरली मेंशन करो कि क्वांटिफाई पॉसिबल नहीं है। अगर नैरेटिव है ना, टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है, तो क्या करो, तो तुम देखो ना वहाँ पे एक्सप्लेन करो कि हाउ दिस डिस्क्लोजर आर इनएक्यूरेट। तुम ये बताओ कि ये डिस्क्लोजर इनएक्यूरेट क्यों है, ऐसा लिख के बताओ कि उन्होंने लिख के बताया है जो इनएक्यूरेट है, तो तुम लिख के बताओ कि ये इनएक्यूरेट कैसे है, टेक्सचुअल में लिख के बताओ। अगर उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है, ओमिट किया है, तो सबसे पहले TCWG के पास जाओ, उसके बाद में उसका नेचर देखो, उसका नेचर बताओ कि किस नेचर का डिस्क्लोजर है जो ओमिट किया है, और कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो ओमिट किया है। और अगर तुमको पॉसिबल है एंड लॉज एंड रेगुलेशंस रोकते नहीं है तुमको, तो तुम क्या करो, तुम उसको दे दो, तुम तुम्हारे रिपोर्ट में वो इन्फॉर्मेशन दे दो जो ओमिट किया है, वो डिस्क्लोजर तुम दे दो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए टू सपोर्ट द इन्फॉर्मेशन। इतना बड़ा हेवी दिख रहा है, बट है तो कुछ नहीं, दम तो है नहीं। अभी समझो, इफ मॉडिफिकेशन रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इनफ ऑडिट एविडेंस, तो उसका रीज़न फॉर लिमिटेशन भी बता दो। मतलब अगर तुम्हारा मॉडिफिकेशन जो है ना वो सही नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आता है, तो सही क्यों नहीं मिल रहा है ना, ये भी तुमने कहाँ पे लिखना है, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में ये लिखना है कि सही तुम क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाए। जैसे कि अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दिया है, उसकी वजह से तुम सही नहीं ऑब्टेन कर पाते हो, तो लिखो कि मैनेजमेंट ने हमको ये रोका है, मैनेजमेंट ने ये हमको चेक करने नहीं दिया है, इसकी वजह से हम सही ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो स्पेसिफिक तुम्हारे बेसिस फॉर, देखो बेसिस फॉर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब तो तुमको समझ में आएगा कि ऊपर तो तुम ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन सारा कंटेंट तो बेसिस में ही जा रहा है ना, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन में जा रहा है। ठीक है, अगर जब ऑडिटर क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन देता है, वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू, ठीक है, तो अगर तुम क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन देते हो, ऑडिटर शैल अमेंड द स्टेटमेंट अबाउट वेदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन टू इंक्लूड द वर्ड क्वालिफाइड और एडवर्स एज अप्रोप्रिएट। मतलब क्या, मतलब बात सिंपल सी बात करता है। हमने देखा था कि अगर तुम्हारे पास सबूत ऑब्टेन हुआ है ना, सबूत ऑब्टेन हुआ है तो तुम्हारे पास दो ओपिनियन जाएंगे। अगर मोटा काम है तो वहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा, क्वालिफाई, और बहुत बड़ा है तो वहाँ पे तुम्हारा जाएगा एडवर्स। लेकिन ये जो सबूत ऑब्टेन हुआ है ना, ये तुमको उसमें लिखना है कि हमारे पास इतना सबूत है कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ना ये क्वालिफाई है या फिर ये एडवर्स है। तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि हमारे पास सबूत है कि हम इसके बेसिस पे बता रहे हैं कि ये जो एडवर्स ओपिनियन जा रहा है ना, ये इस सबूत के बेसिस पे जा रहा है। एडवर्स ओपिनियन क्वालिफाई ओपिनियन जा रहा है तो उसका सबूत है हमारे पास। तो ये तुमने मेंशन करना है बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में। ठीक है, एवन विथ एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर the auditor must describe basis for opinion section any other matters that they are aware of that would have necessitate modified opinion and their corresponding effect। मतलब क्या, हमने बात करी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की। डिस्क्लेमर हम कब देते हैं, जब हमारे पास जो है ना सबूत नहीं है, सही नहीं है, और तुमको पता है कि मैटर बहुत परवेजिव है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। लेकिन इसके साथ एक बात समझो, अगर कुछ
दूसरा मैटर है, अगर कुछ दूसरा मैटर है जो बहुत बड़ा है, दूसरा मैटर है जो बहुत बड़ा है और उस मैटर की वजह से मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने क्या बोला, एवन दो आपने एडवर्स ओपिनियन दिया है, डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है, मतलब परवेजिव है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दूसरा भी मैटर है ना, जो छोटा मोटा मैटर है, मटेरियल है, तो उसको भी तुम क्या कर सकते हो, उसको भी तुम मेंशन करना है, उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट। अगर वो जो मैटर है ना उसकी वजह से तुम्हारा मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाता, अगर क्वालिफाई एडवर्स नहीं होता और उस मैटर की वजह से तुम्हारा मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाता है, तब भी तुमको उसको करस्पॉन्डिंग इफेक्ट को मेंशन करना पड़ेगा। अब एक बात आती है डिस्क्लेमर में, तुम्हारा जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में है ना, तुम्हारा बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन है ना, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन सेक्शन है ना, वो बहुत हेवीली चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत हेवीली चेंज हो जाता है। बहुत हेवीली कैसे चेंज हो जाता है समझते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा तुम्हारा जो ओपिनियन पैरा है उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। फिर हमने बेसिस फॉर ओपिनियन में देखा, क्वांटिफाई कर सकते हो तो क्वांटिफाई करो, नहीं कर सकते हो तो क्लियरली बता दो क्वांटिफाई नहीं कर सकते। फिर नैरेटिव डिस्क्लोजर है तो बताओ कि ये कैसे इनएक्यूरेट है। और जो तुम्हारा ओमिशन है अगर इन्फॉर्मेशन में, TCWG को जाके बताओ। TCWG अगर नहीं मानता है तो तुम बता दो किस नेचर का ओमिशन है, एंड उसके बाद में पॉसिबल है तो तुम उसको क्या करो, उसको तुम क्या करो, रिपोर्ट करो अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो। फिर हमने बात करी अगर तुम किसी इनएबिलिटी की वजह से, लिमिटेशन की वजह से एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते हो तो तुमने क्या करना है, रीज़न बताना है। क्वालिफाई एडवर्स के केस में तुम्हारे पास सबूत है, इतना सबूत है कि जिस बेसिस पे तुम क्वालिफाई एडवर्स कर रहे हो वो बताना है। एडवर्स डिस्क्लेमर के केस में तुमने बताना है क्या कोई दूसरा मैटर है जो नेसेसिटेट करता मॉडिफिकेशन, तो उसका इफेक्ट भी तुमने बताना है। अब हम देख रहे, हम स्पेसिफिक आ चुके हैं, हम सिर्फ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में अब आ चुके हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आ चुके हैं। ये सेपरेट क्यों बना है, इतना इतना फैंसी क्यों बना है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इफेक्ट जो है ना, मैटर जो है ना, वो मटेरियल है, साथ में परवेजिव भी है, और तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है। तुम सबूत ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे हो भैया जी, सबूत ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने बात करी है सबसे पहले कि तुम्हारा जो ओपिनियन सेक्शन है ना, उसमें तुम क्या करते हो, वी हैव ऑडिटेड। ऑडिटेड की जगह पे हम बोलते कि वी वर एंगेज टू ऑडिट, मतलब इसमें हम बोल रहे हैं कि भाई हमने ऑडिट ही नहीं किया। फिर तुम बोलते हो कि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास सबूत ही नहीं है, तो हम अपना ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो इसका जो बेसिस है ना, ये कुछ अलग से जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए देखो, इसका जो बेसिस है ना, उसके बेसिस में दो एलिमेंट को तुम एक्सक्लूड करो। जो 700 का डिमांड है, जो 700 बोलता है ना कि बेसिस में ये जाना चाहिए, उसमें से दो को हटाओ। कौन से दो को, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है ना, उसका रेफरेंस है, उसको तुम हटाओ। दूसरा क्या है, सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस स्टेटमेंट। एक जो हम बोलते हैं ना कि हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, अभी यहाँ पे तुमने किया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यों क्यों रखोगे तुम उसको। तो ये दो चीज़ें है ना, ये दो चीज़ें तुम हटा दो। ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज और रेगुलेशन, व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट शाल नॉट इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन एंड अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन इन 720 एंड SA701। की ऑडिट मैटर हम 701 में जाके देखेंगे अभी, एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो है ना, OI क्या है तुम्हारा, अदर इन्फॉर्मेशन हम SA720 में देखेंगे। जब तुम्हारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है ना, मतलब तुमने लगभग ऑडिट किया ही नहीं है, तुमने ऑडिट किया ही नहीं है। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन में कौन से मैटर आते हैं, जहाँ पे आगे जाके समझेंगे, अभी के लिए समझो कि जहाँ पे तुमको ऑडिट करते समय बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्टी आई थी, सिग्निफिकेंट वाली डिफिकल्टी आई थी, वो तुम यहाँ पे सेक्शन में देते हो। अभी समझो, अभी तुम्हारा ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो ऑडिट करते करते तुमको बहुत डिफिकल्टी कैसे आई, तुमने तो डिस्क्लेम कर दिया। तो जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है ना, तो की ऑडिट मैटर का पैरा नहीं आएगा, समझे क्या। जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है ना, तो की ऑडिट मैटर का सेक्शन नहीं आएगा। अदर इन्फॉर्मेशन क्या आती है पता है क्या, ये अदर इन्फॉर्मेशन होता है, ये तुमको समझना है ऐसे 720 में। लेकिन अभी के लिए समझो कि तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाती है दूसरी वाली, तो ऑडिटर को वो भी थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ती है ऊपर ऊपर से। तो वहाँ पे वो तुम क्या करते हो, जो एफएस में गया है एंड जो अदर इन्फॉर्मेशन में गया है ना, उसको क्रॉस चेक करते हो कि सही गया है क्या। अभी तुमको यही नहीं पता है कि एफएस में जो गया है वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इम्पैक्ट जो है ना मटेरियल है एंड परवेजिव है।
तो तुम अदर सेक्शन जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कैसे कमेंट करोगे? ठीक है, एफएससी नहीं पता है तुमको ठीक से, तो दो चीज़ जो आती है ना, जो ऐसे बोलता है 700 कि केएम सेक्शन डालो, अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन डालो, वो तुमको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तुमको नहीं समझा है ना, तो भी टेंशन मत ले लो, तुमको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा जब तुमको ये केएम सेक्शन एंड अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, केएम में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्लेमर के साथ मत दे दो। ठीक है, तो ये बात आती है। तो दो चीज़ें तुमने एक्सक्लूड करनी है, एक तो तुम्हारा रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन एंड दूसरा तुम्हारा सफिशिएंट एंड एविडेंस का स्टेटमेंट जो था उसको तुमने एक्सक्लूड करना है। इन स्पेसिफिक केस ऑफ डिस्क्लेमर ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस, ऑडिटर मॉडिफाई करेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंक्लूड ओनली द फॉलोइंग। तो जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो हमने वहाँ पे बोला था कि रेफरेंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है उसको ओमिट करो, जो रेफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का उसको ओमिट करो। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है ना, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करो। क्या? पर्पज ऑफ ऑडिट। ठीक है, वहाँ पे क्या था? रेफरेंस था। यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो देखो, अगर आपको नहीं समझे ना, बेसिस फॉर ओपिनियन में जाओ। कहाँ पे? ऐसे 700 में रिपोर्ट में बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या था तुम्हारा? ऐसे के हिसाब से हमने ऑडिट किया है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग इसमें है। और हमने क्या किया था? एविडेंस वाला स्टेटमेंट डाला था कि हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है। ये जो चीज़ है ना, इसमें से तुमने क्या क्या हटाना है? लगभग सब कुछ हटाना है। जैसे कि तुम्हारा सबूत मिला है, तुमको सबूत मिला ही नहीं तो सबूत हटाओ। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या था? ऐसे के हिसाब से ऑडिट किया है तुमने, ऑडिट तो वैसे एंगेज कर रहे थे तुम ऑडिट होने के लिए, ऑडिट तो हुआ ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में है, बदलता हुए मत छोड़ दो, हटाओ सब। तो तुम्हारा जो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे आ रहा है ना, वो पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते। ठीक है, एंड जहाँ पे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करो। जैसे कि तुम्हारा क्या जाएगा? पर्पज ऑफ द ऑडिट क्या था? हमको ऑडिट करना था एसएस के हिसाब से। तो हमने पहले क्या बोला था कि हमने एसए के हिसाब से ऑडिट किया है बेसिस फॉर ओपिनियन में, लेकिन यहाँ पे तुमने ऑडिट किया नहीं है ना। यहाँ पे तुम बताओ कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हमने एसएस के हिसाब से ऑडिट करना था एंड इशू करना था रिपोर्ट। अ स्टेटमेंट दैट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एफएस फॉलोइंग एसएस को फॉलो करके ऑडिट करना था एंड रिपोर्ट इशू करना था, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। रीज़न फॉर डिस्क्लेमर, बट ड्यू टू मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, हमको इनफ एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हुआ है, एंड इंडिपेंडेंट एंड एथिक्स की जो बात आती है ना, वो तुम मेंशन कर सकते हो कि हम इंडिपेंडेंट है, इथिकल है, ये तो होना ही चाहिए, चाहे ओपिनियन कौन सा भी हो, आप तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इथिकल होने चाहिए। तो ये तो जो ऐसे ने बोला है उसको तो तुम वैसा ही वैसा रखो। तो देखो, मोटा मोटी बात कौन सी आती है? मोटा मोटी तुम्हारे पास कितनी चीज़ें थी? एक चीज़ थी तुम्हारे पास, एक काम करते ना, वहाँ पे ही जाते। तो एक एक चीज़ कौन सी थी तुम्हारे? तुमने क्या बोला था? हमने एसएच के हिसाब से ऑडिट किया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में है। फिर हमने इथिकल एंड इंडिपेंडेंस है, और फिर तुमने बोला था हमने साई ऑप्टेन किया है जिसके ऊपर पे हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे। इतनी सारी चीज़ें थी। अब तुम यहाँ पे क्या करो पता है क्या? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन हटा दो एंड साई का सेक्शन हटा दो। ये हमने एक्सक्लूड कर दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लिंकेज था उसको हटा दो एंड साई का ये हटा दो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये दो चीज़ है ना बची हुई, साई जो है एंड एथिकल इंडिपेंडेंस है, तो बोले इसको तुम कंटिन्यू करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज करो। साई ये सॉरी एसएस के हिसाब से ऑडिट करना था एंड इथिकल इंडिपेंडेंस है, तो इथिकल इंडिपेंडेंट तो तुम रहोगे, लेकिन जो एसएस के हिसाब से ऑडिट करना था ना, तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे बोलो कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम एसएस के हिसाब से ऑडिट करें। ठीक है, ऐसे को फॉलो करके हम ऑडिट करें, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मतलब हमने इसको थोड़ा चेंज किया क्योंकि हमने ऑडिट किया नहीं है, हम एंगेज थे ऑडिट करने में, तो ऐसे के हिसाब से ऐसे को फॉलो करके हमको ऑडिट करना था, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था एंड उसके ऊपर हमको इशू करना था रिपोर्ट। इथिकल एंड इंडिपेंडेंस वैसे ही रहने दो एंड यहाँ पे लिखो कि साई जो है ना हमको अनेबल हुआ है, हमको साई ऑप्टेन नहीं हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात आती है डिस्क्लेमर के केस में। और साथ में जो तुम्हारा के एम प्यारा आता है, वो के एम प्यारा तुमने नहीं देना है, अदर इन्फॉर्मेशन का प्यारा है उसको तुमने नहीं देना है जब तुम्हारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है। तो इतना इतना चीज़ जो है ना, इतनी चीज़ कहाँ पे आती है तुम्हारे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, तुमने इतनी बातें ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर ऑफ
ओपिनियन के केस में। और इसमें और एक चीज़ ऐड कर दो, कौन सा वाला, ओ वाला वर्डिंग क्या था तुम्हारा, ओ वाला वर्डिंग क्या था तुम्हारा, वी हैव ऑडिटेड, वी हैव ऑडिटेड को हटा के तुम क्या करोगे, वी हैव ऑडिटेड को हटा के तुम क्या करोगे, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट। तो मोटा मोटी डिस्क्लेमर की इतनी बात आती है कि डिस्क्लेमर तुमको बोलता है कि भाई तुम्हारा ऑडिट हुआ ही नहीं है, ऐसा समझ के मान के चलो कि तुम्हारा ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर दो। अभी एक बात आती है, कम्युनिकेशन करना है TCW का, व्हेन ऑडिटर एक्सपेक्ट टू मॉडिफाई द रिपोर्ट, जब उसको मॉडिफाई करना है ना तो क्या करेगा, TCWG को सर्कमस्टांसेस कम्युनिकेट करेगा, और वर्डिंग ऑफ मॉडिफिकेशन उसको बताना पड़ेगा। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्कस एंड डिलिबरेट विद TCWG ऑडिट के फाइंडिंग्स एंड टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने कहाँ पे देखा था, और हमने कहाँ पे देखा था, देखो एक तो ऐसे 299 में हमने देखा था कि अगर तुम मॉडिफाई करते हो तो TCWG को बताना पड़ेगा वर्डिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, ऑडिट के फाइंडिंग, टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट कौन सा दे रहे हो, वो सारी चीज़ें। तो हर जगह पे ये चीज़ आता है, जब जब तुम मॉडिफिकेशन करते हो तो तुमने बताना है कि तुम मॉडिफाई क्यों करते हो, कौन से टाइप का मिसस्टेटमेंट दे रहे हो, एंड क्या वर्डिंग होंगे तुम्हारे मॉडिफिकेशन के। ये तुम्हारा ऐसे 705। एक मिनट, आ जाते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं अभी यहाँ पे, आई होप आपने चेंज किया रहेगा। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC एसोसिएट। तो ये जो ABC एसोसिएट है, विच कंप्राइज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या कवर हुआ, एक तो तुम्हारा एंटिटी आइडेंटिफाई हुआ ABC एसोसिएट, टाइटल ऑफ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, FS ऑडिट किया है, ये भी आ जाता है तुम्हारा। पीरियड कवर है एंड नोट्स, तो नोट्स कवर हो गया तुम्हारा, पीरियड यहाँ पे आता है और साथ में यहाँ पे भी आता है। ठीक है, ये सारा तुम्हारा बेसिक गया। फिर इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू अस, अफोरसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफॉर्मिटी विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। FRF के हिसाब से जो गैप, अगर गैप है तुम्हारा जो भी है, FRF के हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, या फिर फेयरली प्रेजेंट करते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हमने बात करी थी, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में प्रिपेयर है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ FRF। ठीक है, तो स्टेट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट के केस में जाता है तुम्हारा एज एट 31 मार्च, प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जाता है, एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो तुम, तो क्वालिफाइड ओपिनियन में इन आवर ओपिनियन, तो ऊपर वाला कंसेप्ट सेम में रहेगा, ए वाला जो पोर्शन है वी हैव ऑडिटेड वाला, एंड ये कंपनी है, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, नोट्स टू अकाउंट से, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, ईयर एंडेड जो भी है, ऊपर वाला पोर्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन चेंज होगा। नीचे में तुम्हारा क्या होगा, नीचे में तुम्हारा आएगा कि इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर, या फिर मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है, रेफर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन of our report the aforesaid financial statement give the information required by act in the manner so required and give true and fair view in conformity with accounting प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, स्टेट ऑफ अफेयर्स, वो सारी फलाना ढिमका सारी बातें। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन गिवन, एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस के बाद में तुम सिर्फ इतना लिखते हो, एक्सेप्ट फॉर द मैटर, इफेक्ट ऑफ मैटर, या फिर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू ही जा रहा है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में तुम क्या लिखते हो, देखो अभी एज डिस्कस इन नोट नंबर 6, कौन सा है वो छोड़ दो अभी, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो नोट नंबर 6 है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेगा, कंपनी का फाइनेंशियल अरेंजमेंट है आर अबाउट टू एक्सपायर, वो एक्सपायर होने को है, एंड द कंपनी हैज़ अनेबल टू कंक्लूड रीनिगोशिएशन और ऑब्टेन रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग। दिस सिचुएशन इंडिकेट करता है मटेरियल अनसर्टनिटी एंड जो सिग्निफिकेंट डाउट ये करता है, ये तुमको 570 में जाके समझेगा, मटेरियल अनसर्टनिटी वगैरह अभी के लिए छोड़ दो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर, तो ये जो मैटर है ना उसको उन्होंने FS में डिस्क्लोज करना चाहिए था, बट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने दिया है कि इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर की वजह से उसको एक मैटर को छोड़ के बाकी सारा FS ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है, तुमको समझ में आया।
एक बात तुमको समझ में आई कि ट्रू एंड फेयर व्यू ही देता है क्वालिफाइड के केस में, लेकिन इफेक्ट ऑफ द मैटर या फिर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर जो डिस्क्राइब किया है, तो जो इन्होंने फाइनेंसिंग अरेंजमेंट वगैरह डिस्क्राइब किया है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें सही है। दूसरा एडवर्स ओपिनियन है, तो यहाँ पे तुम वही लिखोगे सेंटेंस, सिर्फ यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ऑफ द ओमिशन इन, अभी इस केस में ओमिशन है तो इसकी वजह से ओमिशन लिखते हो। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन किया है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में, अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली या फिर डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर नॉट प्रिपेड किसके केस में यूज करेंगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में, नॉट प्रिपेड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल एफआरएफ। तो इस केस में क्या है, तुम्हारा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ही है बट एक्सपायर करता है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाज पेएबल ऑन March 23, द एंटिटी हैज अनेबल टू कंक्लूड रीनेगोशिएशन ऑब्टेन रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग एंड इज कंसिडरिंग फॉर फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी। तो बैंकरप्सी तक तो बात पहुंच चुकी है, ऊपर के केस में बैंकरप्सी नहीं था, छोटा मोटा बात था, डिस्क्लोज करना था, इस केस में बैंकरप्सी तक फैली है बात, मतलब समझ रहे हो। ऊपर के केस में मैटर जो था मटेरियल था, मिसस्टेटमेंट जो था मटेरियल था बट परवेजिव नहीं था, इस केस में परवेजिव हो चुका है क्योंकि बैंकरप्सी तक बात आई है। मतलब वो कितना बड़ा मैटर है, देखो कितना बड़ा मैटर है कि बैंकरप्सी मतलब कंपनी बंद हो सकती है, तो ये तो इतना परवेजिव है ना, सारे एफएस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, तो बैंकरप्सी है, बैंकरप्सी तक आ चुका है, तो ये भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या है ये भी तुमको 570 में जाके समझेगा। सिग्निफिकेंट डाउट देता है गोइंग कंसर्न के ऊपर एंड द स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस फैक्ट। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है और ये उन्होंने ओमिट कर दिया इन्फॉर्मेशन, और ये इतनी बड़ी है कि बैंकरप्सी देखो यहाँ पे कीवर्ड है, बैंकरप्सी तक जाता है, तो इस वजह से डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू क्योंकि ये परवेजिव इफेक्ट है। एंड डिस्क्लेमर में तो भाई तुम दे ही नहीं पा रहे हो, क्या है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अकम्पनिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब किया है बेसिस, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में ऑफ आवर रिपोर्ट, वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन साई, हमको साई मिला ही नहीं है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसकी वजह से हम एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे ओपिनियन, भाई इतना घुस घुस के क्यों बता रहा हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा भाई, दिखेगा तुमको एग्जाम में, मेरी बात मानो अच्छे से समझो, और इसके ऊपर तुमको ऐसा बोलेंगे कि भाई तुम लिखो, तुम ओपिनियन पैरा दे दो, तो तुमको वर्डिंग्स ऐसे आने चाहिए, तुमको बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए, ऐसे ऐसे होता है समझना चाहिए, तो इसकी वजह से इसको ज़्यादा फोकस किया है, वर्डिंग्स के ऊपर भी उतना ज़्यादा फोकस किया है। तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में समझो, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में क्या जाएगा, एक जो भी सिचुएशन है उसको तुम बताओ क्या है, ये एक काम करो, इसको रुपीज़ कर लो, ठीक है, ये रुपीज़ है 95 CR, तो ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है जॉइंट वेंचर में XYZ कंपनी का जो 95 CR के ऊपर है, जो रिप्रेजेंट करता है ओवर 90% ऑफ ग्रुप नेट एसेट्स। मतलब हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में ऐसे कि देखो सिंगल लाइन आइटम के लिए तो वैसे परवेजिव नहीं होगा, लेकिन वो सिंगल लाइन आइटम अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे इम्पैक्ट करता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो परवेजिव होगा। तो देखो ये सिंगल लाइन आइटम है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, लेकिन वो 90% ऑफ ग्रुप के नेट एसेट के ऊपर आता है, मतलब भाई परवेजिव हो गया। तो उसके ऊपर वी वर नॉट अलाउड टू एक्सेस द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर्स ऑफ XYZ कंपनी। तो तुमको क्या किया, यहाँ पे क्या आता है, स्कोप लिमिटेशन आता है, तुमको परमिशन नहीं दिया है, तुमको लिमिट किया है, ठीक है, लिमिटेशन किया है, तुमको अलाउ नहीं किया है कि तुम XYZ जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट से जाके बात करो, उसके ऑडिटर से जाके बात करो, या फिर उसके ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करो, ये तुम नहीं कर पाते हो, और ये चीज़ है वो मटेरियल है क्योंकि 90% है तुम्हारे एसेट की। तो एज अ रिजल्ट वी वर अनेबल टू डिटरमाइन वेदर द एडजस्टमेंट वर नेसेसरी इन द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप प्रोपोर्शनल एसेट्स एंड प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ लाइबिलिटी विच इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल इनकम के साथ में भी एंड एक्सपेंस के साथ में भी, ठीक है। तो एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर में जो प्रोपोर्शनेट है शेयर उसको हम चेक नहीं कर पाए। देखो यहाँ पे तुमको एक बात समझी क्या, वी वर नॉट अलाउड एक्सेस, तो हमने बात करी थी कि आपको रीज़न भी मेंशन करना है, क्या उन्होंने रीज़न मेंशन किया है, कहाँ पे बात करी थी, भूल जाते हो यार आप लोग, भूल जाते हो। देखो हमने बात करी थी रीज़न फॉर दिस लिमिटेशन, यहाँ पे अगर तुमको सबूत नहीं मिलता है तो उसका रीज़न फॉर लिमिटेशन भी तुमने बेसिस फॉर इसमें देना है। फिर हमने यहाँ पे देखो बात करी थी क्वांटिफाइड में स्टेटमेंट, तो हमने देखो यहाँ पे हमने बात करी कि 90 कितना 95 CR था जो 90% था, तो क्वांटिफाई कर दिया,
ओमिशन में भी हमने बात करी, देखो ओमिशन किया था डिस्क्लोजर का, कहाँ पे हमने एडवर्स ओपिनियन में देखा था। एडवर्स ओपिनियन में हमने क्या किया था, ओमिशन किया था, उन्होंने वो डिस्क्लोजर को ओमिट ही किया था। तो ऐसी बातें आती है, ऐसी बातें आती है, तो ये तुमको समझना पड़ेगा अच्छे से कि गिवन सिचुएशन है ना, इस चीज़ को नहीं रटना है, फॉर्मेट को, ये समझना है तुमको। ये समझना है कि ये अगर क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तुमको पैरा जो है ना, पैरा उसको कैसे ड्राफ्ट करना है इसको समझना पड़ेगा। क्वांटिफाई है तो क्वांटिफाई करो, नैरेटिव है तो बताओ कैसे इनएक्यूरेट है, ओमिट किया है तो बताओ कि कितना सिग्निफिकेंट है, उसके बाद में रीज़न दे दो अगर तुम सही नहीं ऑप्टेन हो जाता है तो। ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें तुमने देखना है। ऐसे 705 हमारा ख़त्म हो जाता है। एक बार भाई साहब हो जाए क्या, हो जाए क्या, हो जाए क्या, हो जाए क्या। अब देखो समझ में तो आज आ गया तुमको। इस ऐसे का, इस ऐसे के जो है ना उसके क्वेश्चन हमको अच्छे से देखने हैं, लेकिन बेसिक बेसिक लेवल पे इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते, ठीक है। परवेजिव देखा, बड़े लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे केस में आ जाता है। एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस विच रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर्स ओपिनियन, उसमें सबसे पहले मॉडिफाइड ओपिनियन क्या है समझा दो, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर तुमको सबूत मिल जाता है कि एफएस फ्री नहीं है मिस स्टेटमेंट से, या फिर सबूत नहीं मिलता है कि एफएस फ्री है मिस स्टेटमेंट से, तो तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। डिटरमाइनिंग टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन ऑडिटर्स ओपिनियन, तो यहाँ पे हमने बात करी दो चीज़ें हैं, दो चार चीज़ें हैं, तीन शब्द है तुम्हारे पास। मटेरियल एंड परवेजिव है, मटेरियल बट नॉट परवेजिव है, दो सिचुएशन आ गई। सबूत ऑप्टेन हुआ है या फिर सही ऑप्टेन नहीं हुआ है, सबूत है सबूत नहीं है, ये दो चीज़ आती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है ना, परवेजिव नहीं है ना, तो क्वालिफाइड जाएगा, चाहे तुमने साई ऑप्टेन किया हो या फिर साई ऑप्टेन नहीं किया हो। लेकिन मटेरियल है एंड साथ में परवेजिव बहुत बड़े लेवल पे है ना, तो देखो अगर सबूत ऑप्टेन हुआ है, साई ऑप्टेन हुआ है ना, तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा, फिर तो काट दो। अगर सबूत ऑप्टेन नहीं होता है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पे लिखोगे कि हमने सबूत ऑप्टेन नहीं किया, हम ऑडिट के ऊपर ओपिनियन ही नहीं दे रहे हैं। तो अब तुमको समझा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, कि तुम्हारा ओपिनियन ही ऑलमोस्ट नहीं जा रहा है, हम एक्सप्रेस नहीं करते। मैनेजमेंट ने इम्पोज किया लिमिटेशन, तो हमने सिंपल सी चीज़ करनी है, हमने बताना है मैनेजमेंट को, रिक्वेस्ट करना है कि भाई ये लिमिटेशन हटा दे। नालायक मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो पापा के पास जाओ, पापा को ने TCW जो उसको बताओ कि लिमिटेशन हटा दे। कुछ और प्रोसीजर्स है क्या, कुछ और तरीके से अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके तुम साई ऑप्टेन कर सकते हो क्या, देखो। अगर नहीं कर सकते हो तो देखो मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाई करो, मटेरियल है एंड परवेजिव भी है तो भाई बहुत बड़ी बात होती है, पतली गली से निकल लो। विड्रॉ करने के बारे में सोचो, विड्रॉ नहीं कर पाते हो तो क्या करो, तुम्हारे पास क्या है ऑप्शन बचता है, डिस्क्लेम कर दो, ठीक है। एंड साथ में TCW को बताना है तुम्हारा जो भी विड्रॉल है। तो कुछ कुछ केस में तुम विड्रॉल नहीं कर सकते हो, कौन से केसेस है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी के केस में तुमको सेबी के डायरेक्टिव रोक देते हैं। क्या बोलते कि अगर तुम्हारा एंड ऑफ क्वार्टर से अगर 45 डेज के अंदर तुमको प्रपोज करते हो विड्रॉल, पतले गले से निकलना चाहते हो 45 डेज के अंदर, तो जो पहला क्वार्टर है उसके बारे में तुम पहले रिपोर्ट दे दो। 45 डेज के बाद जा रहे हो तो वो पहला क्वार्टर उसका रिपोर्ट भी तुम देना है, एंड जो जिसमें तुम छोड़ के जा रहे हो उसका भी देना है, तो दोनों क्वार्टर का रिपोर्ट तुमको देना है। और अगर तुमने तीन क्वार्टर की रिपोर्ट दी है ना, तो तुम बात समझो चौथे रिपोर्ट का भी देना है, और साथ में पूरे साल का भी ऑडिट रिपोर्ट भी तुमने इशू कर देना है। ये बात आती है। अदर कंसिडरेशन छोड़ दो, फॉर्म एंड कंटेंट में हमने बात करी थी। सबसे पहले नाम चेंज करो पैरा का, ओपिनियन की जगह पे क्वालिफाई ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। कंटेंट कैसे चेंज करोगे, कंटेंट में तुम्हारा जो ट्रू एंड फेयर व्यू था क्वालिफाइड के केस में क्या करोगे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड सेक्शन, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। पॉसिबल इफेक्ट कब आएगा, जब तुम्हारे पास सबूत नहीं रहेगा। फिर एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन के केस में तुम्हारा क्या जाएगा, एडवर्स केस, एडवर्स ओपिनियन में तुम्हारा एक तो जाएगा बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रेजेंट फेयरली नहीं है, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, या फिर डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर डू नॉट प्रिपेयर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में फिर तुम्हारा जाता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पे तो बात बहुत ही अलग आ जाती है। यहाँ पे तो सबसे पहले बात आती है कि स्टेट करो कि तुम इसके ऊपर ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो। सबसे पहले बताओ कि तुम इसके ऊपर वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन, इसके ऊपर ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो क्योंकि हमको सही ऑप्टेन नहीं हुआ है। एंड जो तुम्हारा जो स्टेटमेंट था जैसे 700 के हिसाब से वी हैव ऑडिटेड, वी हैव बीन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी जगह पे ऑडिटर वाज एंगेज टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंगेज था, हमने ऑडिट किया नहीं है। ऐसे बताओ कि वी वर एंगेज टू ऑडिट द एफएस, ठीक है। तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है अब तुमको पता है, क्योंकि सारी चीज़ तो यहाँ पे ही लिखी है, ठीक है।
सबसे पहले बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या था याद करो, ऐसे के हिसाब से था, इथिकल वाली चीज़ें थी, इंडिपेंडेंस वाली चीज़ें थी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे उसको तुमने लिंक किया था, एंड दूसरी चीज़ साई ऑप्टेन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है जब तुम मॉडिफिकेशन करो ना, तो देखो मॉडिफिकेशन जिस मैटर की वजह से है, अगर वो क्वांटिफाई कर सकते हो, अगर वो एफ का पार्ट है, बैलेंस शीट का है, अमाउंट है, परसेंटेज है, अगर तुम क्वांटिफाई कर सकते हो तो इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते हो तो क्लियरली बताओ कि हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, तो लिखो वहाँ पे कि हम इस मैटर को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर नैरेटिव डिस्क्लोजर है ना, नैरेटिव टेक्सचर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्लोजर है, तो बताओ कि कैसे वो इनएक्यूरेट है। एंड दूसरा, अगर ओमिशन किया है ना, तो ओमिशन किया है तो सबसे पहले पापा को जाके बताओ कि ओमिशन किया है, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताओ, मैनेजमेंट के पापा को, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताओ कि ओमिशन किया है। उसके बाद में तुम क्या करो, किस नेचर का ओमिशन है उसको बताओ। नेचर के बाद में अगर तुमको पॉसिबल है तो वो डिस्क्लोजर तुम तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में दे दो, लेकिन ध्यान रहे क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी, अगर तुमको साई ऑप्टेन नहीं कर पाते हो तो उसका रीज़न तुमको देना पड़ेगा। जैसे कि हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में बात करी थी कि मैनेजमेंट हमको उसका एक्सेस नहीं दे रहा है, उसके मैनेजमेंट का एक्सेस नहीं दे रहा है, उससे ऑडिटर से बात नहीं करने को दे रहा है, और उसके ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करने को नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, वहाँ पे एक्सेस का स्कोप लिमिटेशन आता है, तो उसका रीज़न तुम मेंशन कर दो। और अगर तुम्हारा एडवर्स या क्वालिफाई ओपिनियन जाता है जहाँ पे तुम सबूत ऑप्टेन करते हो ना, तो तुम बताओ कि ये एडवर्स ओपिनियन देने के लिए हमारे पास सबूत है, एक क्वालिफाई ओपिनियन देने के लिए हमारे पास सबूत है। जैसे तुमने पहले अनमॉडिफाइड ओपिनियन में बोला था ना कि हमने ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं ना, उसके पास हमारे पास सबूत है, सही है। वैसे ही क्वालिफाई दे रहे तो उसके पास सबूत है, एडवर्स दे रहे उसके पास हमारे पास सबूत है। दूसरी बात, अगर एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर है, मतलब बहुत बड़ा मैटर है, परवेजिव लेवल पे है, लेकिन कुछ दूसरा मैटर है जो छोटे लेवल पे है, तो तुम ऐसा नहीं कि तुमने एडवर्स दे दिया तो उस मैटर को छुपाओगे नहीं। अगर कुछ दूसरा भी मैटर है ना, तो उसको भी डिस्क्लोज कर दो। अगर उसके हिसाब से अगर उस मैटर की वजह से मॉडिफाई हो जाता तुम्हारा, तो उसको भी तुमने क्या करना है, छुपाना नहीं है, उसको भी तुमने दिखाना है यहाँ पे, और उसका इफेक्ट भी बताना है। तो सबसे बढ़िया बात आती है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ना जो बेसिस वाला पैरा है ना, पूरा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, सबसे पहले ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दो, एंड तुम्हारा जो एविडेंस ऑब्टेन हुआ है वो 2 सेक्शन हमने निकाल दिए थे, जो बचे थे हमने वैसे ही रखे थे। कौन से वाले थे, एक तो इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स वाला पोर्शन ऐसे ही रखा था, ऐसे वाला जो था ना उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। हमने बोला था स्टेटमेंट दैट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इज टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एफ फॉलोइंग, एफ को फॉलो करना, उसके हिसाब से ऑडिट करना एंड रिपोर्ट इशू करना, ये बात आती है। एंड दूसरी बात हमने बात करी थी कि रीज़न फॉर डिस्क्लेमर क्या है हमारा, हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं है, जिसके बारे में हमने बात करी है। और साथ में आपने ध्यान रखना है के एम सेक्शन एंड अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट हुआ ही नहीं है। ठीक है, बात समझे। एंड टीसीडब्ल्यूजी को तुमने बताना है, जब जब तुम मॉडिफाई करो कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को, सर्कमस्टांसेस किस सर्कमस्टांसेस में मॉडिफाई करते हो, वर्डिंग्स क्या होगा तुम्हारा, एंड तुम्हारे डिस्कस करो ऑडिट के फाइंडिंग्स एंड टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। नमस्ते गुरु, आई होप आपको ये चीज़ समझी रहेगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ताकि क्वेश्चंस में अभी तुमको सिर्फ बेसिक बेसिक पता है किस चीज़ में कौन सा ओपिनियन जाएगा, किस चीज़ में कौन सा ओपिनियन जाना चाहिए ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए थोड़ा वेट करो, जब हम आगे जाके ख़त्म करेंगे उसके बाद ही क्वेश्चंस करेंगे, ताकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा भी है हमारे क्वेश्चन बैंक में, और ऐसे 706 701 सारे होने के बाद ही हम उसके ऊपर जाएंगे। तो अभी के लिए इतना समझो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।